आपसे कि लोग कहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी सबसे अच्छी होती है। तो मेकअप क्यों? कर लो, ये एक इंडिया की साइकोलॉजी दिखाता है। मैं अगर बोलूं कि आप दोनों में से कोई एक सुंदर है तो ये मेरी थिंकिंग है। मैं एक इंस्टीट्यूट के साथ आ रही हूँ, PBA इंस्टीट्यूट, जिसमें मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेकअप एक आर्ट फॉर्म है। मेरा मेकअप उतारिए। क्या मेकअप स्किन खराब करता है? करता है। क्या वाकई सनस्क्रीन का कोई फायदा होता है लगाने का? सनस्क्रीन अच्छे से भर के आपको लगानी है और हर 2 से 3 घंटे बाद लगानी है। हमारी दादी, हमारी नानी, मुझे नहीं लगता कभी गई होंगी पार्लर। होते भी नहीं थे अचानक से ये क्यों बढ़ गया? इवन अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट पे शूट किया जाएंगे तो थोड़ा बहुत समय आपने भी दिया होगा। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो तुरंत आपको रिजल्ट दे रहा है वो आपके लिए सही नहीं है। मैं आपको यहीं से बैठ के बता सकती हूँ आपकी स्किन ड्राई नहीं है। इसको कहते हैं आर्टिस्ट। बेस्ट लिपस्टिक, बेस्ट फाउंडेशन, जीरो है। मेंस के लिए कोई बेस्ट क्रीम हो जो यूज करना चाहिए? बेस्ट आईलाइनर, बेस्ट फेस पैक, बेस्ट सनस्क्रीन। आप आज मैं एक गाने का जिक्र करूंगा अभिषेक, जो हरियाणवी सॉन्ग है। शायद आप तो हैं बिहार के तो सुनते कम होंगे शायद, लेकिन इधर दिल्ली NCR में बहुत फेमस है। नहीं रहता है दिल्ली NCR में तो हो सकता है सुना हाँ, हो। तो वो फेमस है कि ब्याह पीछे जब मेकअप उतरा निकली असली कल्लो रे। इसका मतलब समझ में आता है कुछ? मैं गाड़ियों में सुना है, लोगों ने बजा रखा है। बहुत गाड़ियों में, पार्टीज में, क्लब्स में बजता है जी। मतलब पता है इसका कुछ? मतलब आप बताइए। मतलब यह है कि मेकअप जो होता है उसने ऐसा किसी को चेंज कर दिया कि उसका रंग रूप सब बदल गया। ब्याह पीछे जब, शादी के बाद जब मेकअप हटा तो नहीं कुछ नहीं, और गाने का personality- बोल बताइए क्या था। ब्याह पीछे जब मेकअप उतरा निकली असली कल्लो रे। ओके, ठीक है, मतलब ऐसा चेंज कर दिया कि शादी के बाद जब मेकअप हटा तो कुछ और रंग रूप निकला, उससे पहले मेकअप के बाद कुछ और था। तो ये गाने की शुरुआत आज के पॉडकास्ट में क्यों? इसलिए क्योंकि आज हम बात करेंगे मेकअप पर। ओके, और मेकअप को आर्ट कहा जाता है। मेकअप आर्टिस्ट। आर्टिस्ट होते हैं ना, तो आर्ट वो होता है जिसमें किसी के इंसान को बदलने की क्षमता होती है, किसी चीज को क्रिएट करना होता है। आर्ट एक अपने आप में ऐसा है जिसको देख के लोगों को लगता है कि सब कुछ पता चल जाए। मतलब हाँ, समझने की कोशिश होनी हाँ, चाहिए। तो आर्ट है। इसलिए हम जो आज हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत खास हैं। बिल्कुल। और वो मेकअप आर्टिस्ट कहूँगा उनको मैं, क्योंकि वो ये आर्ट में बहुत माहिर हैं। ओके, उनका एक उद्देश्य है, एक मिशन है कि मेकअप जो है, जो हर गली मोहल्ले में खुले हुए हैं ब्यूटी पार्लर्स, ओके, उसको चेंज किया जाए, उस ट्रेंड को। लोगों को अच्छी क्वालिटी का मेकअप दिया जाए, अच्छे लोगों को पढ़ाया जाए और बताया जाए कि वाकई मेकअप एक आर्ट है और उसको आर्ट की तरह ही यूज़ करें। मतलब आज की हमारी जो मेहमान है, हाँ, वो ये बता रही हैं कि जो गली मोहल्लों में जो मेकअप और ब्यूटी पार्लर जो खुल रहे हैं, वहाँ जो मेकअप हो रहे हैं उनसे बेहतर भी कुछ हो सकता है। 100% हो सकता है। लोगों को जानकारी नहीं है। ओके, ब्यूटी पार्लर के बारे में जानकारी नहीं है, मेकअप के बारे में जानकारी। मेकअप के बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ गेस्ट हैं हमारी आज प्रियंका चवरिया। बहुत वेलकम है आपका। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। प्रियंका इंस्टीट्यूट चलाती हैं अपना प्रेस्टे ब्यूटी एस्थेटिक्स एंड इंस्टीट्यूट। तो ये बच्चों को वही सिखाती हैं कि मेकअप कैसे किया जाए, क्योंकि हर इंसान का जो स्किन टोन होता है, जो उसकी स्किन की क्वालिटी है, किसी की ड्राई है, किसी की वेट है या ऑयली है, तो सबके लिए एक चीज़ काम नहीं कर सकती। जैसे हर दवा हर मरीज पे काम नहीं करती, बिल्कुल, वैसी मेकअप भी डिफरेंट चीज़ होती है। तो प्रियंका का मोटो यही है कि वो ऐसे आर्टिस्ट तैयार करें मेकअप के, जो अच्छी क्वालिटी का मेकअप करें और लोगों को ये बताएं कि वाकई ये एक आर्ट फॉर्म है, ना कि कहीं किसी गली मोहल्ले में 1 हफ्ते 10 दिन का कोर्स करके आपने शुरू कर दिया और करने लगे, फिर उसके कुछ भी प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं। जैसे आपने गाने से शुरुआत की, वैसे ही हमारी तरफ कहा जाता है मेकअप थोप दिया गया। हाँ, तो वो थोपा हुआ मेकअप ना हो, थोपा हुआ ना हो। असली जो मेकअप आर्टिस्ट हो वो हो। हाँ, ठीक है, तो हम लोग बिना देर किए शुरुआत करते हैं। हाँ, तो प्रियंका आप आर्टिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, और आप अच्छा एक मोटो लेकर आई हैं कि लोगों को बेहतर क्वालिटी का मेकअप मिले, अच्छे लोग तैयार हों जो इस आर्ट को समझें। जी लेकिन पहले मैं एक उल्टा सवाल पूछूंगा आपसे कि लोग कहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी सबसे अच्छी होती है, जी। तो मेकअप क्यों?
अब पहले तो सबसे पहले मेरे को बहुत बहुत मैं आपको शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ पे बिठा रहे हैं, बात करवा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मेरा विजन, एक सपना मेरे को एक पॉडकास्ट के ज़रिए, एक विंडो के ज़रिए आगे धकेलने को मिल रहा है, आगे पास ऑन करने को मिल रहा है। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपकी कॉन्वर्जेशन एक बड़े इंटरेस्टिंग लाइन से स्टार्ट हो गई है। पहले तो मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। कल्लो, ये एक इंडिया की साइकोलॉजी दिखाता है जिसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जल्द से जल्द ज़रूरत है। क्योंकि ज़िंदगी में ऑलरेडी इतनी टेंशन चल रही है, काम, घर, बहुत सारी चीज़ें संभालनी है, पैसा कमाना है, उसके ऊपर से इनसिक्योरिटीज़। मैं घर जाऊं रात को और मैं सोचूं मेरे पिंपल आ गया, मेरा कलर काला है, अंडर आई मेरे डार्क हो रहे हैं, तो ये एक एडिशनल स्ट्रेस है। और ये स्ट्रेस क्या करेगा, आपको सोने नहीं देगा पीसफुली। तो अगर आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंट नहीं है, दुनिया तो बोलती है हजारों चीज़ें, करोड़ों चीज़ें, क्योंकि दुनिया किसी चीज़ से खुशी नहीं है। नहीं, कभी आप खुश कर भी नहीं सकते, कर ही नहीं सकते हैं। तो एक कलर जो एक चीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा हवा मचा हुआ है इंडिया में, जबकि कुदरती भगवान ने इतने स्किन शेड्स दिए हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही वर्सेटाइल स्किन शेड्स है। जब आप ग्लोबली देखें तो इतने कलर्स हैं और उसको नेशनली लोग एक्सेप्ट करते हैं, कंट्री वाइज एक्सेप्ट करते हैं। कोई गोरा है तो गोरा सुनना पसंद करता है, कोई काला है तो काला सुनना पसंद करता है। हमारे इंडिया में ही एक क्रिटिसाइज किया जाता है शेड के बेसिस पे, जिसको हम बोलते हैं रेसिज्म। क्यों है ये रेसिज्म? ये इसलिए है क्योंकि हम खुश नहीं हैं जिस चीज़ के साथ हम पैदा हुए हैं। हम दूसरों को क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं अपनी बॉडी को लेके या स्किन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके इनसिक्योर हूँ। अगर मैं आज अपने साथ खुश हूँ, मैं घर पे जाती हूँ, मेरे पोर्स है, ऑयल आता है, एक्ने आता है, बड़ी परेशानियों के थ्रू जाती हूँ, बाल झड़ रहे हैं, बट खुश हूँ मैं इन दी एंड। मैं घर जाती हूँ और मैं अब एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं ये हूँ, ये भगवान ने मुझे पैदा किया। अगर कल उठूंगी तो मैं थोड़ा सा अपने आप को सजा लूंगी, क्योंकि लड़कियों को सजना पसंद है, बट मैं अपने आप को परेशान नहीं करूंगी इस थॉट के साथ। और ये इंडिया में यही हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज लेके वापस जा रहे हैं। और क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं काली हूँ, मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इस शब्द से ही परेशानी है कि मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, और मैं सोने से पहले सोच के जा रही हूँ कि उसने मुझ पर ये कॉमेंट किया, उसने नहीं। अभी आप अपने आप से पूरी तरीके से प्यार नहीं करते हैं। नहीं, बोलना नहीं चाहिए आप, ठीक है कि आप ये रेसिज्म होता है किसी को, लेकिन हमारे देश में बड़ा कॉमन है ये। लोग नाम रख देते हैं, कल्लो, कालू, कलुआ, ऐसे करके नाम रखे आते हैं बच्चों के। हाँ, नाम रखे आते हैं, जो जैसा दिख रहा है बिल्कुल रख दिया जाता है। तो ये बॉडी शेमिंग तो हमारे यहाँ बहुत सामान्य चीज है इस देश में। है, इसको माना नहीं जाता है बॉडी शेमिंग, हमारे यहाँ बचपन से कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्यों कहा जाता है? ये तो एक साइकोलॉजी ही है। ये अपने आप का, ये आपका एक क्या है, आपका खुद का सोचने का तरीका। क्या है सही, क्या है गलत, हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता। बट कोई किसी चीज़ को अगर परेशानी दे रहा है, किसी इंसान को परेशानी दे रहा है, तो वो तो गलत ही गलत है ना। बिल्कुल। खैर, अब सवाल पे आता हूँ मैं। जो मैंने पूछा कि नेचुरल ब्यूटी, मेकअप क्या करता रहा है आज तक, हम जो देखते आए हैं, जो मैंने देखा है, मेकअप उस ब्यूटी को ना बिल्कुल, मैं तो अपने शब्दों में कहूँ, कई बार डिस्ट्रॉय कर देता है नेचुरल ब्यूटी को। जी, आप सहमत हैं इस चीज़ से? नहीं, क्यों डिस्ट्रॉय? देखिए अब ये भी है कि ये विजनरी है। विजुअलाइज मैं इसको कैसे करी हूँ? मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं अगर बोलूँ कि आप दोनों में से कोई एक सुंदर है, तो ये मेरी थिंकिंग है, ये मेरी साइकोलॉजी है। आपका एक परसेप्शन है इसके बारे में। बट फिर एक और चीज़ आती है कि अगर मैं मेकअप अपने आप को चेंज करने के लिए पहन रही हूँ, तो फिर वो मैं गलत कर रही हूँ। दूसरा इंसान इसको कैसे देख रहा है, मुझे देखना ही नहीं है। नहीं, मैंने इसलिए कहा कि ये डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि लोग जिनको मेकअप करना इस आर्ट से जो वाकिफ नहीं है जी, वो आपको कुछ का कुछ बना देते हैं। जैसे मैंने उस गाने का जिक्र किया, आप हैं कुछ और आपको कुछ और बना दिया जी, उस पर मैंने कहा कि लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिल्कुल, वो तो डिस्ट्रक्शन ही है। और उस डिस्ट्रक्शन को ठीक करने के लिए मैं एक इंस्टीट्यूट के साथ आ रही हूँ, PBA इंस्टीट्यूट, जिसमें मैं दिखाना चाहती हूँ कि मेकअप एक आर्ट फॉर्म है। अब आर्टिस्ट्री क्या है? आर्टिस्ट्री के अलग अलग लेवल्स होते हैं। एक अभी पेंटर एक कैनवस लेकर आया है, आज उसका मूड बड़ा हैप्पी है तो वो हैप्पी पेंटिंग करेगा। आज उसका मूड सैड है तो वो शायद कुछ ऐसा पोर्ट्रे करेगा अपनी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के थ्रू कि वो उसका सैडनेस दिखाएगा। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। अब आर्टिस्ट्री में मैं अगर मेकअप करना चाहूँ, आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था, मैंने वो मेकअप करा है एज एन एक्सेसरी, एज एन आर्ट फॉर्म, जो मुझे मेरे को कॉन्फिडेंस गेन करके देगा। जो चीज़ मेरे को बदल रही है, आप मेरा मेकअप उतारिए, अभी मैं ऐसी हूँ, बस उसमें एनहांसमेंट है। तो मेरे को अपने आप पे ट्रस्ट है,
बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। बट इसने क्या करा, हल्का सा मुझे एक्सेसराइज कर दिया और हल्का सा ऊपर से और कॉन्फिडेंस दे दिया। लेकिन अगर ये मुझे आज चेंज कर देता, मेरा कलर चेंज करके देता, मेरे टेक्सचर छुपा देता, या मुझे बिल्कुल एक अलग इंसान बिठा देता, फीचर्स तो वो बदल देता डिस्ट्रक्शन, आपके। फीचर्स बदल देता। अभी क्या है, 12 लोगों की भीड़ एक शादी में आ रही है, मुझे तो सब सेम लगते हैं, सबके सब सेम लग रहे हैं। तो यही तो डिस्ट्रक्शन है। आपकी खुद की आइडेंटिटी कहाँ है, आपकी खुद की शक्ल कहाँ है, और ये कौन खराब कर रहा है? वो लोग जिनको सिखाया गया है इस तरीके से कि ये 12 स्टेप्स है मेकअप के, कर डालो सब पे। वही उसी पॉइंट यहीं में पे बात मैं कर रहा सीधा था। सवाल कर हाँ, लेता पूछो हूँ। आप मेरा पूछो। सवाल डायरेक्ट है बिल्कुल। जी, क्या जैसे खराब की बात आप कर रही हैं, क्या मेकअप स्किन खराब करता है? मैं मतलब वो जो एक्स्ट्रा खराब वाली बात कर रही हैं, जी, सब जी, एक जी। जैसे लग रहे हैं, मेकअप थोपा हुआ है, तो क्या मेकअप स्किन खराब करता है? जी करता है, बट डिपेंडिंग कि आप क्या लगा रहे हैं। अभी क्या है कि एक तो मेकअप है जो सामने से दिख रहा है, एक मेकअप है जो एप्लीकेशन हो रही है, वो एक्सपीरियंस है, वो एक अंदर का एक्सपीरियंस। अभी क्या होता है कि जब किसी इंसान को मेकअप करना नहीं आता, डिपेंडिंग अपॉन किस पे वो काम कर रहा है। मेरी एक स्किन है, कुदरती भगवान ने एक आइडेंटिटी दी है, मेरे पोर्स कहीं से ज़्यादा है, कहीं से कम है, कहीं से ऑयली है, कहीं से नॉर्मल है। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर मेरा मेकअप आर्टिस्ट लगा देगा मेरे, वो अपनी वैनिटी में से उठा के कुछ भी जो वो हर किसी पे लगाता है, तो वो मेरी स्किन डैमेज करेगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान को समझ ही नहीं थी कि मेरे स्किन के हिसाब से क्या इंग्रेडिएंट्स, क्या प्रोडक्ट्स मेरे लिए सेफ थे। इसी की वजह से भी क्लाइंट्स को बहुत दिक्कत होती है कि मैम आपने हमारा मेकअप कर दिया, एक्ने छोड़ दिया, इसने इरिटेशन हो गई, खुजली आ रही है। और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। क्यों? क्योंकि लोगों को प्रैक्टिस ही नहीं है ये समझने की कि मेरा एक इंडिविजुअल क्लाइंट आया है और उसकी खुद की रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो ये कैसे पता चलेगा कि मेरे स्किन पे क्या लगाना चाहिए? नॉलेज, देन कम्स नॉलेज। या तो आप कुछ मत लगाइए, और अगर लगा रहे हैं तो समझ के साथ लगाइए। अगर कहते हैं ना सनस्क्रीन लगानी है, सनस्क्रीन कितनी SPF की लगानी है, कौन से टाइप की लगानी है, अभी करते हैं उसके बारे में बात। ये छोटा सा एग्जांपल है कि मेकअप करता है स्पॉइल, लेकिन तब जब उसकी लागत या उसकी तरीका गलत है। देन सेकेंडली, अगर आप उसको लगा के सो जाते हैं, या आप बेसिकली उसको रिमूव नहीं कर रहे हैं अच्छे से और वो पोर्स के अंदर स्टक हो जाता है, आप फेस वॉश नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ होती है जो बैक्टीरिया कॉज करता है और स्किन को हार्म करता है, और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रियंका के बारे में बता दूं कि इन्होंने आउट ऑफ इंडिया कोर्स किया है इसका, स्पेशली आउट ऑफ इंडिया? हाँ, बाहर से किया है। और ये कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन इनका जो मोटो है वो यही है कि मैं अच्छे लोगों को तैयार करूं, इसलिए अपना इंस्टीट्यूट लेकर आई हैं सर। अच्छी सैलरी पैकेज छोड़ के, अच्छी सैलरी पैकेज, अच्छी जॉब छोड़ जो कर, आप जो कि और बहुत हम- टफ काम, जो जो आप और हम हम कर चुके हैं। बहुत टफ होता है, बड़ा टफ होता है सैलरी को छोड़ देना। लेकिन ये सोच के थोड़ा कुछ अच्छा करेंगे, बिल्कुल, ऑब्वियसली अच्छा होगा। हमारा आपका भी मकसद वही है और हाँ, इनका भी मकसद वही है। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट। सवाल तो मेरा ये है कि आप कह रही थी कि सनस्क्रीन की बात करें, वही पूछ लेते हैं। ठीक है। आजकल बड़ा ट्रेंड है कि सनस्क्रीन लगा लो, यहाँ भी लगा लो, गोवा जा रहे हो वहाँ लगा लो, थाईलैंड जा रहे हो वहाँ लगा लो। क्या वाकई सनस्क्रीन का कोई फ़ायदा होता है लगाने का? और कौन सी लगानी चाहिए? कोई 50 कहता है, कोई 30 कहता है, कोई 70 कहता है। तो उसका जो मिथ है ना इस चीज़ को लेकर के, वो थोड़ा आप क्लियर करें। ठीक है, बिल्कुल, सबसे इतनी क्लैरिटी देना है हाँ, कि जो दर्शक हमारे सुन समझ रहे हैं जाए। उनको ये पता चल जाए कि हमें कौन सा सनस्क्रीन लगाना सनस्क्रीन चाहिए लगाना है। और कितना लगाना चाहिए। परफेक्ट। ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो मैं वो हाँ सुनाती हाँ हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले तो जो हमारी स्किन है, स्किन में एक सेल होता है, बड़ा सिंपल है, एक सेल है, उसका नाम है छोटा सा मेलेनिन नाम का। ये मेलेनिन जो होता है, ये कुदरती भगवान तब निकालता है जब सन जो है उसका एक्सपोजर स्किन से पास 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 आता रहता है, ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। अब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अगर मैं साउथ की बात करूं, साउथ इंडिया, तो सन एक्सपोजर ज्यादा है। तो क्या होता है, मेलेनिन को पता है कि मुझे बाहर शेड होना है। क्यों बाहर निकलना है? क्योंकि मुझे सन से उसको बचाना है। तो वो जो मेलेनिन है वो एक नेचुरल SPF है, अच्छा, कुदरती SPF है, वो जो बॉडी के अंदर है। जो बॉडी के अंदर है, वो उतना निकलेगा जितना सन से एक्सपोजर बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं पहाड़ों की या ऐसी कोई ठंडी जगह जहाँ पे सन एक्सपोजर नहीं होता है। अब वहां पे क्या होगा, स्किन आपको थोड़ी लाइट शेडेड मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेलेनिन को बाहर ही नहीं निकलना है, सन से प्रोटेक्शन ही नहीं देना है। तो ये होता है मेलेनिन का काम। और वेरियस स्किन शेड, जो वर्सेटाइल स्किन शेड्स कुदरती भगवान ने दिए हैं हर जगह पे, इसका जो वेरिएशन है वो ये है और इसका जो मुद्दा है वो ये है। तो हमें
जेनेटिकली या तो मेलेनिन मिलेगा या फिर इस साइंस के कंसेप्ट के बेसिस पे मिलेगा। अब क्या होता है, मेलेनिन तो शेड हो रहा है, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, बट अगर आप किसी सन एक्सपोजर वाले एरिया पे जा रहे हैं, धूप में निकल रहे हैं, दिल्ली में ही लगा लो, अभी बहुत गर्मी शुरू होने वाली है, सर्दियों में उतनी जरूरत नहीं होती है, बट अगर आप सन एक्सपोजर के अंडर जा रहे हैं तो ये जो SPF है ये एक लाइक विड्रॉल सनस्क्रीन है। मतलब जो मेलेनिन था वो निकल रहा था, अब उसको रोकने के लिए कि भाई अब तू रुक जा, अच्छा। और ज्यादा मेरा स्किन शेड डार्क और डस्की और टैन मत कर, तो अब मैं तुझे एक SPF दूंगा जो मैन मेड है। अच्छा। तो इस SPF का काम क्या होता है, ऊपर टॉपिकली लगना, और SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अच्छा, मतलब कि वो सन से जो UVA और UVB रेज निकलती है उससे बचाना है, तो SPF लगता है। SPF में जो डिजिट्स मेंशन्ड होती है, हाँ, 50, 30, ये क्या होती है कि वो क्लेम कर रहा है प्रोडक्ट कि मैं इतना प्रोटेक्शन देता हूँ। 30 मिनिमल आपको चाहिए स्टार्टिंग के लिए। क्या होता है ये 30? एक इजी से लैंग्वेज में बताऊं, अगर मैंने सनस्क्रीन नहीं पहनी हुई ना और अभी मैं जाऊं सन में बाहर, तो 30 SPF कह रहा है कि मेरे लगाने के बाद आपको 30% और प्रोटेक्शन मिल रही है। 30 मतलब 30%? 30% मिल आपको रही और है। प्रोटेक्शन मिल रही है। 50 का मतलब आपको 50% और प्रोटेक्शन मिल रही है। तभी SPF में क्या एक कंसेप्ट है कि हर 2 घंटे बाद लगाओ, क्योंकि वो बार बार 30% 50% आपको चाहिए। हर 2 घंटे के बाद लगाओ। हाँ, सनस्क्रीन का भी यही है, सनस्क्रीन अच्छे से भर के आपको लगानी है और हर 2 से 3 घंटे बाद लगानी है, क्योंकि 30% भी भर के लगानी मतलब अच्छे से क्वांटिटी ठीक लगानी मतलब वो क्रीम टाइप नहीं है, मतलब क्वांटिटी अंदर। हाँ, ऐसे 3 पिंच या 4 पिंच को आपको अच्छे से भरना है, मसाज नहीं करना सनस्क्रीन को, एक बैरियर की तरह लगाना है, एक आपको एक कवर दे देना है। तो जैसे 3 स्क्रीन लगाए, मतलब 3 पिंच अगर मैंने लगाया जी, तो वो ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं चाहिए ना, सनस्क्रीन चाहिए। स्पेशली आप कितने सन एक्सपोजर में जा रहे हैं, जैसे अभी मैं गर्मी में अभी आई हूँ, मैं अच्छे से लगा के आई हूँ, तो 3 का मतलब ये नहीं कि ये पूरा भरा हुआ है, सिर्फ ऊपर का पिंच, 3 लाइन लेयर, 3 ऊपर का पिंच ऐसे लगा लो, वो निकालो। अभी क्या है ना, सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर की तरह नहीं लगता है, सनस्क्रीन अंडर आई में भी जाएगा, आईलिड पे भी जाएगा, अच्छे से फोरहेड पे ऊपर मसाज होगा, कान पे जाएगा, होठों पे जाएगा, गले पे जाएगा, गले के पीछे जाएगा, जो भी एक्सपोजर वाले एरिया है वहां पे सारे में लगेगा। हैंड पर भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। उसके लिए थोड़ा सस्ता ब्रांड खरीद लो, थोड़ा अच्छा, easy। मुझे ये होता है 30, ये होता है 50, और क्या होता है इसमें? 70 भी होता है। 70 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 50 के बाद टेंडेंसी खत्म हो जाती है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन बढ़ जाती है, रिपीटेशन बढ़ जाती है। अच्छा, क्योंकि 70 नहीं हो, मतलब आप कह रहे हैं कि SPF 50 इज इनफ, इज इनफ, मोर देन इनफ। फिर उसमें आपने देखा होगा 50 प्लस प्लस प्लस, वो क्या कह रहा है कि एडिशनली 50 में मैं ऊपर दे रहा हूं आपको कवरेज, बट कितनी है वो नहीं है, क्योंकि इसके बाद करना मुश्किल है ब्रांड्स के लिए भी और साइंस के लिए भी, इससे ज्यादा प्रोटेक्शन देना। तो 50 प्लस प्लस जितना है, मतलब 50 से ज्यादा स्केलिंग होती जा रही है उसकी। मीन्स हम धूप से बच जाएंगे सनस्क्रीन लगाएंगे तो, ठीक है ना? मेरा सवाल ये है कि अगर मैं नहीं लगाता तो क्या होगा, सिर्फ रंग ही काला होगा ना मेरा? नहीं, अभी 2 और भी चीजें कोई होती नुकसान हैं। है? हाँ, क्या? UVA और UVB 2 प्रकार की रेज होती है, जैसे मैंने अभी बताया। ये जानना जरूरी था मुझे। हाँ। अब जैसे SPF है, SPF क्या कर रहा है, 30 हो या 50 हो, वो आपको UVB रेज से प्रोटेक्ट कर रहा है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है। हाँ, तो UVB जो होती है, UVB होती है सिर्फ आपका टॉपिकल टैनिंग को ठीक करती है, सनबर्न जिसको बोलते हैं, कलर को डार्क करना, और सनबर्न और इरिटेशन जिससे स्किन को प्रॉब्लम्स होती है टॉपिकली, उससे बचाता है SPF UVB रेज से बचाता है। अच्छा, बट एक टर्म होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सनस्क्रीन में ही ये आपका 50 SPF भी है, 30 SPF भी है, बट जब उसमें आ जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, तो वो कह रहा है कि मैं UVB रेज से तो बचाऊंगा ही, UVA रेज से भी बचाऊंगा। अच्छा। अब UVA रेज क्या होती है? UVA रेज होती है जो कैंसरस होती है। अच्छा, स्किन कैंसर की जो वजह होती है वो UVA होती है। जी, धूप में एक्सपोजर से जो मिल रहा है वो UVB है। अभी जो अंदर भी आ रहा है दीवारों से और मेरे स्किन के अंदर जा रहा है वो UVA रेज है। ओके, वो अंदर तक जाएगा, और उसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन आपको खरीदनी पड़ती है, जो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड, या आपके जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट होते हैं या एस्थेटिशियंस होते हैं वो करें आपको सजेस्ट या रेकमेंड, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। मतलब आप कह रहे हैं कि स्किन कैंसर से बचना है, UVA रेज से बचना है, तो उसके लिए भी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। जी, UVA रेज एक और चीज़ करती है, फाइन लाइंस और एजिंग से
आपको जल्दी कर देती है, प्री मेच्योर एजिंग शुरू कर देती है। मतलब आपकी अच्छा, बुढ़ापा जल्दी कोई है। एज फैक्टर भी है क्या इसमें कि मतलब इस एज के बाद लगाना चाहिए या इस एज से पहले लगाना चाहिए? जी, क्योंकि जो यूवीए रेज होती है ना, वो एप्लीकेबली आपकी स्किन के एक उम्र के बाद होनी शुरू होती है, क्योंकि कुदरती स्किन जो होती है वो मोटी पैदाइशी में मोटी हो जाती है, मतलब 18 साल प्यूबर्टी तक जो स्किन है वो अच्छी है, खुद से अच्छा काम करेगी। ठीक है। जैसे आप एजिंग में लगने शुरू हो जाओगे 25, 24 एंड इवन अप टू 21, क्योंकि पोल्यूशन हो जाता है, क्लाइमेट हो जाता है, ईटिंग हैबिट्स, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, जो नेचुरल प्रोसेसिंग था स्किन का पतला होने का वो और जल्दी होना शुरू हो गया है। तो जितना जल्दी स्किन पतला होगा उतना जल्दी आपको SPF लगाना शुरू करना है, क्योंकि सन पतली स्किन पे तो ज्यादा जल्दी अंदर जाएगा ना यूवीए रेस के इसको अंदर। अगर और सिंपल भाषा में समझे, जो बाहर भागदौड़ वाली काम जो कर रहे हैं, भागदौड़ की जो जिंदगी है, जो धूप में ज्यादा जा रहे हैं, उनको लगा के ही चलना चाहिए जहां भी चले। जी इसमें आपने कहा कि जो हम लोग जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जी स्किन पर असर करते हैं, स्मोकिंग की बात की आपने। जी कुछ लोग कहते हैं कि स्मोकिंग करने से आपके फेस पर एजिंग जल्दी आती है, क्या ये फैक्ट है? बिल्कुल, स्मोकिंग करने से बहुत सारे डैमेजेस है स्किन के ऊपर, सिर्फ एजिंग नहीं, सिर्फ पिगमेंटेशन नहीं। स्मोकिंग क्या करता है, साइंटिफिक रीजंस है, लंग्स को डैमेज करता है, ये सब करता है, बट स्किन की बात करते हैं। स्किन पे क्या करता है, अगर मैं पानी, जैसे मैं पानी बहुत पीती हूँ, 3 से 4 लीटर का मेरा टारगेट रहता है। क्यों रहता है कि बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन्स को कवर करने के लिए जो सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है स्किन। 75% कवर करता है आपके ऑर्गन्स को, वो सबसे बड़ा ऑर्गन है बेसिकली। तो ये जो कवरेज दे रहा है, ये हेल्दी तब रहेगा, सस्टेन तब करेगा जब आप पानी पियोगे। अच्छा, जो टारगेट होना चाहिए 5 लीटर का, अब आप वो तो पी नहीं रहे हैं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता है, आप 2 से 3 लीटर पी रहे हैं। उसके ऊपर से अब आपने कर ली स्मोकिंग। ये स्मोक जब अंदर जाता है ये डिहाइड्रेशन कॉज करता है। अच्छा। और डिहाइड्रेशन आपका दुश्मन है बहुत सारे तरीकों से। स्किन को पतला करता है, मेलेनिन को इकट्ठा करता है, मेलेनिन बताया था कलर प्रोड्यूस करता है, तो वो एक जगह इकट्ठा होता है, एक जगह इकट्ठा होता है तो वहां से कलर डार्क होना शुरू हो जाता है। ओके। डिहाइड्रेशन देता है, स्किन फ्लेकी करता है, खुजली कराता है, स्कैल्प पे वो करता है, डैंड्रफ क्रिएट करता है। तो सिगरेट स्मोकिंग इज नॉट लाइक वेरी वेरी गुड फिर फॉर से हेल्थ। मेकअप पे आते हैं। आज से पीछे जाएं थोड़ा 50 साल पहले, जी तो मेकअप कल्चर नहीं था। जी मतलब हमारी दादी, हमारी नानी, वो मेकअप मुझे नहीं लगता कभी गई होंगी पार्लर। होते भी नहीं थे। अचानक से ये क्यों बढ़ गया? क्या हो गया कि पिछले 10, 15, 20 सालों में तो मैं देख रहा हूँ कि डेली मेकअप होते हैं, लोग डेली मेकअप करके ही ऑफिस जाते हैं। जी आधे घंटे का समय उसके लिए अलग से होता है। जी। इवन अगर आप भी हमारे पॉडकास्ट पे शूट के लिए आएंगे तो थोड़ा बहुत समय आपने भी दिया होगा। अरे काफी दिया है। ये क्यों बढ़ा? ये इसलिए है कि पहले तो मैं आपको बताती हूँ एक लेडी की साइकोलॉजी। अगर मेरी दादी के पास मेकअप होता ना तो वो भी कर रही होती। एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी तब नहीं थी, प्रोडक्ट्स ही नहीं थे। अभी प्रियंका चोपड़ा मैडम एक मैक्स फैक्टर की ब्रांड एम्बेसडर है। मैक्स फैक्टर हमारे दुनिया का सबसे पहला ब्रांड है जो फाउंडेशंस लेकर आया था। मैक्स फैक्टर, मैक्स फैक्टर के नाम से है। ठीक है। बहुत पहले इनके फाउंडेशंस आ गए थे 1940s के अराउंड। तो इंडिया में एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो इंडिया में नहीं थी, और इवन फॉरेन कंट्रीज में भी इतनी इजीली नहीं आया था। पहले हॉलीवुड में गया, मॉडल्स के पास गया, बैक स्टेज गया, इनको देख देख के ब्रांड्स में हिम्मत हुई कि हाँ मैं निकालता हूँ। सबसे पहले फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर आप बात करें 1980s वर्ल्ड वॉर, 1918 का वर्ल्ड वॉर, उसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस हुए। तो जितनी बार वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ। तो जब पैसा ही नहीं है तो प्रोडक्ट कहाँ कैसे ही तो वो होगा। और इसमें क्या है कि फिर आता है कि किस बैकग्राउंड से आप आते हैं। इंडिया में तो मेकअप को तो मुझे लगता है मेरी मम्मी को भी आईब्रोज, अपनी शादी पर उन्होंने मेकअप नहीं किया था। एक लिपस्टिक थी वो यहाँ लगाई हुई थी, वो यहाँ लगाई हुई थी, और वो बेचारी तैयार हो गई थी। तो एक साइकोलॉजी भी थी कि क्यों करना है मेकअप, ये भी तो था। हाँ, तो पहली तो चीज तो नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी। तो उनको उनके पास एक्सेस ही नहीं था। अब एक्सेस है, बॉलीवुड आ चुका है, रूल कर रहा है, बजटेड अमाउंट में मल्टीपल मेकअप के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, और जो एक औरत का हाथ होता है वो होता है क्रिएटिव होता है। तो उनको तो चाहिए, अगर आप अभी प्रोडक्ट्स ले जाओगे तो हमें क्रेविंग होगी बट छोड़ना पड़ेगा। बट अगर एक्सेसिबिलिटी है तो क्यों ना करें मेकअप। अच्छा, इसका मतलब मिलने लगा तो लोग यूज करने लगे। हाँ, क्रिएटिव। हम हर दूसरी औरत में बता रही हूँ ना, मैं मेट्रो में चल रही होती हूँ, हर कोई कर रहा है मेकअप, हर अब कोई तो कर रहा है। साथ में लेके चलते हैं आप। साथ अगर में, exactly। मेकअप किट रहती है। पर्स तो देखा नहीं जा सकता, लेकिन पर्स में भरे होते हैं। जी जी। अगर नॉर्मल
कहें तो यही बात है। अगला सवाल आपका क्या था, क्या पूछ रहे हैं? नहीं, मुझे आपने कहा कि अवेलेबिलिटी है चीज़ों की। मुझे लगता है कि इस अवेलेबिलिटी के बीच में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ गए जो अप टू मार्क नहीं है क्वालिटी पर, है ना? जी तो कुछ भी लगा लेते हैं लोग। जी। तो उसको कैसे अवॉइड करें आप? कि आपको क्या लगाना है अपनी स्किन पर, क्या नहीं लगाना, ये डूज एंड डोंट्स कैसे पता हो इंसान को? कुछ भी मिला कहीं से लगा लिया, कोई भी लिपस्टिक हुई, कोई भी फाउंडेशन हुआ, जी। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो लोग कैसे जानें कि उनके लिए क्या बेहतर है उनकी स्किन के लिए और कौन सा प्रोडक्ट बेटर है उनके लिए? मैं एक ब्यूटी एनहांसमेंट की बात करती हूँ। हम सबको अच्छा दिखना है, ग्रूम्ड दिखना है इन द एंड, एग्जैक्टली। कि मैं आगे जाऊँ, किसी के सामने जाऊँ तो प्रेजेंटेबल लगूँ। उसके लिए मैं अच्छा स्किन केयर भी करूँगी, अच्छा मेकअप भी लगाना पसंद करूँगी। फिर आता है मार्केटिंग। मार्केट ने क्या कर दिया है, पैसे देके जिसके पास पैसा है एक प्रोडक्ट निकालता है, फेस वैल्यू ले लेता है, एक फैंसी सी पैकेजिंग बना देता है और कंज्यूमर को मूर्ख बनाता है। वही सवाल है मेरा। वो क्या करता है कि एक प्रोडक्ट की रेंज निकाल ली, जहाँ पैसे उसको उसकी बेसिकली चेकिंग के लिए भेजना चाहिए था या वैलिडेशन या वेरिफिकेशन के लिए डर्मा लैब्स में भेजना था, उन्होंने वो पैसा बचा के इस पैसे को पैकेजिंग और फेस वैल्यू में कर दिया कन्वर्ट। मतलब आप ये कहना चाहती हैं जो पैसा उसको अपने प्रोडक्ट पर यूज़ करना चाहिए था जी, वो सही से नहीं किया, इधर रिसर्च और टेस्टिंग और व्हाटएवर क्वालिटी कंटेंट के लिए वो यूज़ नहीं किया, उसने उसको बेचने पर यूज़ किया, ये कहना चाहते हैं। तो यही हो रहा है, अधिकतर यही हो रहा है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स पे कोई बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इंडिया की जनता ही चाहती नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, एक सेलिब्रिटी का फेस देख के कि ये लगा रही है तो मेरे लिए ये सही ही होगा। पहली चीज सही नहीं होगा साइंटिफिकली। आपकी स्किन अलग है मैडम, उनकी स्किन अलग है। मैं थोड़ा करेक्ट हूं, पहली चीज तो लगाती ही नहीं होगी, जो बताती है वो नहीं लगाती होगी। एग्जैक्टली। कोई भी सेलिब्रिटी जो बताते हैं और खिलाते हैं ना, वो लगाते हैं। गुटखा खाते हैं, तंबाकू जो दिखाते हैं नहीं खाते हैं, एग्जैक्टली, तो वो लगाती ही नहीं होगी। वो तो सिर्फ पैसे का है सब। और स्पॉइल कौन हो रहा है? जनता। हाँ, हम लोग। क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते हैं। एआई आ चुका है इंडिया में। कितना अच्छा दोस्त है, मैं तो रोज उससे बात करती हूँ जब कोई नहीं होता है। अच्छा, बिल्कुल। पूरे हम तो एआई के साथ पॉडकास्ट भी करना चाह रहे हैं, मैंने बताया था इसको, एक दिन करेंगे रख कर की जो होता है। अब मेरा सवाल यहाँ एक और ये है, इसी से जुड़ा हुआ, आपने कहा कि इंडिया के लोग उसका शिकार बन रहे हैं। वो लोग इंडिया में एक मेंटेलिटी जिसकी हम शुरू से बात कर रहे हैं, गोरा होना है सबको, क्योंकि गोरे राज करके गए यहाँ पर 200 साल, तो सबको गोरा होना है। तो उसके लिए लोग बहुत सारी क्रीम लगाते हैं, लेते हैं कि ये वाइटनिंग क्रीम है, ये वो। तो क्या ऐसी कोई क्रीम होती है या ऐसा कोई ट्रीटमेंट होता है जो इंसान को गोरा कर दे? ऐसा होता है, बट ऐसा ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? कोई भी टॉपिकल ट्रीटमेंट जो आपकी स्किन के ऊपर लग रहा है और आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स दे रहा है, फटाफट गोरा करके दे रहा है या पिगमेंटेशन हटा के दे रहा है, एक्ने हटा रहा है, बाल उगा रहा है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो तुरंत आपको रिजल्ट दे रहा है, वो आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर आप एक डॉक्टर के पास जाए, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर मैं उसको बोलूँगी मेरे एक्ने का ट्रीटमेंट कर दो या गोरा होना है, गोरा होना तो मेरा उद्देश्य नहीं होगा, मे बी अंडर आई में मेरे को पिगमेंटेशन हो रहा है, तो मैं जब उनसे प्रिस्क्रिप्शन लूंगी ना, तो वो ऐसी चीज़ देंगे जो लॉन्ग टर्म पे काम करेगी और अंदरूनी काम करेगी। ये वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स, वाइटनिंग क्रीम सबसे ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट ऊपरी लेयर्स पे करती है। आपकी स्किन की ऊपरी लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। ये सबसे जल्दी इम्पैक्ट होती है प्रदूषण से, सन से, और बाहर का कुछ भी डर्ट है, हीटिंग हैबिट, सबसे पहले केमिकल से। तो ये इसके अंदर क्या एडेड है? केमिकल्स, जो हमें चाहिए ही नहीं स्किन के लिए। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक और केमिकल्स में क्या फ़र्क है? केमिकल्स जल्दी रिजल्ट देता है, ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड होता है, लॉन्ग टर्म और इंटरनल रिजल्ट होता है, जिसको तो हम बोलते हैं। यहीं बता देंगे, यहीं पे जैसे आपने एक वाइटनिंग बोला, कौन कौन से क्रीम है जिससे इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? किस टाइप की? मैं नाम नहीं बोल रहा, आप उस टाइप के बताइए। जैसे वाइटनिंग बताया ना, वैसे और भी बहुत सारे। वाइटनिंग को एक नाम दिया जाता है ब्राइटनिंग क्रीम, क्योंकि वाइटनिंग के लिए उसको रेसिस्ट माना जाता है। और पीछे मार्केट में बहुत इश्यूज भी हुए थे कि लाइट क्या है। वही होता है ना, इंडिया में एक हवा मचता है फिर वो लूज हो जाता है, वो ढीला पड़ जाता है। तो एक नाम यूज किया जाता है ब्राइटनिंग, जिससे आप अगर लगाएंगे तो आपका वो दिखाया जाता है एड में, डार्क था फिर लाइट हो गया। ये सारी चीजें एथिकल नहीं है। आज का पॉडकास्ट हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो देख रही होंगी, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ
कि आप एकदम क्लियर बता दीजिए कि वाइटनिंग, लाइटनिंग Brightening। और भी बहुत सारी क्रीम जो भी आप, मतलब मैं ये नहीं कह रहा किसी ब्रांड का नाम लीजिए, लेकिन आप ये जरूर बता दीजिए ताकि आगे से लगाने से पहले लोग सोचें उसके बारे में। जी बिल्कुल। तो कौन कौन सी क्रीम है जो इंडिया में, जिनसे बॉलीवुड वाले तो बेवकूफ़ बना ही रहे हैं बना रहे हैं और बाकी कंपनीज भी बेवकूफ़ बना रही हैं। जी। तो वही फेयरनेस टर्म हो गया एक, बहुत वो है, फेयरनेस क्रीम हो गया, ब्राइटनिंग क्रीम हो गया, लाइटनिंग क्रीम हो गया, ये सारे टर्म्स वही है जो आपको मूर्ख बना के आपको लाइट। मैं आपको इसमें दो और सजेस्ट कर रहा हूँ जो इन्होंने कहा जी कि एक नाइट क्रीम आती है, कोई डे क्रीम आती है। जी। क्या ये सब? हमारे Night- तो किसी ने लगाया नहीं नाइट क्रीम, मैंने नहीं लगाई आज तक, मुझे लगता नहीं कि स्किन खराब होगी मेरी बहुत। जी। तो आजकल एक ट्रेंड हो गया नाइट क्रीम, ओले किसी कंपनी की आ रही है, वो 2 लगा के रहो, फिर डे क्रीम अलग आ रही है, फिर ब्राइटनिंग क्रीम अलग आ रही है। ये सब क्या है नाइट डे सब चीज़? क्या फ़ायदा है इनका? फायदा तो है अगर अच्छा। आप साइंटिफिकली सोचे तो, बात करें तो, क्योंकि स्किन जो है रात को जाती है रेस्ट पे, जैसे हम जाते हैं सो जाते हैं, स्किन भी थोड़ा सा सो जाती है और रेस्ट पे होती है। तो उसमें जब आप नाइट क्रीम्स लगाते हैं, नाइट क्रीम्स थोड़ी थिक होती है। आप जब पैकेजिंग देखेंगे मॉइस्चराइजर ज़्यादा फ्लोट करेगा जो सुबह के समय लगा रहे हैं। नाइट क्रीम्स में पेप्टाइड्स, सेरामाइड्स, ह्यूमेक्टेंट्स, एक थोड़े से ये ऐसे टर्म्स हैं जो ज़्यादा हैवी होते हैं स्किन के ट्रीटमेंट के लिए। रात को इनको लो, अच्छे से लगाओ, जब आप सो जाते हैं तो नाइट का टर्म ही ये है कि वो क्रीम इतनी हैवी है कि जब रात को स्किन रेस्ट पे है वो इतने अच्छे से पेनिट्रेट हो रही है या अंदर जा रही है कि आपको स्किन ट्रीटमेंट मिल रहा है। जबकि सुबह के समय पे जब स्किन एक्टिव है तो स्वेट बहुत निकलता है, ऑयल बहुत निकलता है, तो उसके लिए पतला मॉइस्चराइजर होता है। क्यों? क्योंकि वो निकलेगा, वो निकलता रहेगा। और वही अगर मैं नाइट क्रीम सुबह में लगा लूं क्योंकि वो थिक होती है, तो ऑयल, सीबम, जो जिसका नाम सीबम होता है, स्वेट और वो नाइट क्रीम मिलके तीनों बहना शुरू हो जाएगा। ये दोनों फर्क है कि एक पतला होता है, एक मोटा होता है, एक रात का ट्रीटमेंट के लिए होता है। नाइट क्रीम से फायदे होते हैं। फायदे हैं जी। है। अब इंडिया में 4000 कंपनियां हैं तकरीबन। जी। आप कह रही हैं कि, मतलब मैं तो देख रहा हूँ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बना के 80,000 करोड़ का सालाना व्यापार हो रहा है यहाँ पे, सालाना धंधा। अब किस पे ट्रस्ट करें, किस कंपनी पे ट्रस्ट करें, किस क्रीम पे ट्रस्ट करें कि हमारे पिंपल्स चले जाएं, हमारे डार्कनेस चले जाएं, हम फेयर हो जाएं, हम हैंडसम हो जाएं? मैं आपको इसमें एक चीज़ बताती हूँ, ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस करी है। अभी इस इंस्टीट्यूट से पहले जो मैं मेकअप और स्किन एकेडमी खोल रही हूँ, इससे पहले मेरा उद्देश्य था कि मैं प्रोडक्ट रेंज पे काम करूँ अपने खुद की, कि मेरे पास नॉलेज है और मुझे ये पता है कि क्लाइंट की एक्चुअल डिमांड क्या है, तो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करूँ एक उस बेसिस पे जो मुझे पता है कि एक्चुअल चैलेंजेस है। एक्चुअल चैलेंजेस क्या है? कंडीशंस, जिनको बोलते हैं प्रॉब्लम्स। एक स्किन आपको कुदरती दी है, उसके ऊपर से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। 4 मेन प्रॉब्लम्स है। डिहाइड्रेशन, सूखापन, इचिंग जो हो जाती है। दूसरा प्रॉब्लम होता है पिगमेंटेशन का, कि स्किन का पूरा एक कलर है, कहीं डार्क हो गया, कहीं लाइट हो गया। तीसरा प्रॉब्लम होता है एक्ने, जो बहुत ज़्यादा टेक्सचर होता है और बम्स और वो आते हैं। चौथा प्रॉब्लम होता है फाइन लाइंस और रिंकल्स। ये 4 उद्देश्य और 4 मुद्दे हैं जो हर कोई और हर कोई एड्रेस परेशान करना चाहता address है, करना एड्रेस चाहता करना है। मतलब उससे जूझ रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं। तो इन 4 उद्देश्यों को ठीक करने के लिए मैं निकली मार्केट में कि रिसर्च करूंगी। मैंने रिसर्च करा 1-2 महीना इस इंस्टीट्यूट से पहले। फिर मैं गई मैन्युफैक्चरर्स के पास। अब इन मैन्युफैक्चरर्स ने क्या करा, इन्होंने बोला मैम आप बताइए आपको क्या डलवाना है, आप जो डलवाना चाहेंगे हम डालेंगे। और जैसे सपोज एक इंग्रेडिएंट होता है हाइलुरोनिक एसिड, अगर स्किन डिहाइड्रेटेड है, बड़ा आजकल फेमस हो रहा है हाइलुरोनिक एसिड। ये क्या करता है, स्किन में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अब इन्होंने मैन्युफैक्चरर्स ने मुझे क्या बताया कि मैम 4 प्रकार के हाइलुरोनिक एसिड्स हैं। अब आपके रेंज पे डिपेंड करता है मैं कौन सा डालूं उसके ऊपर। तो पैसा आ गया। अब हाइलुरोनिक एसिड तो हाइलुरोनिक एसिड रहा ही नहीं ना, वो तो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। हाइड्रेशन के लिए उन्होंने शायद किसी में ऑयल डाल दिया होगा, किसी को रॉ रखा होगा, जो महंगा वाला है वो भी क्या ही रॉ रखा होगा, क्योंकि कोई चीज़ ऑथेंटिक तो रही नहीं है आजकल। तो ये इंग्रेडिएंट्स क्या कर रही है, मिक्स एंड मैच करके मैन्युफैक्चरर्स आपसे पहले तो पैसा ऐठेंगे कि कितना है आपका, आप निकालो तो मैं अच्छा बुरा दूंगी। उसमें भी अगर वो अच्छा बना के देंगे, अब मुझे टेस्टिंग करवानी है तो मैं उन्हें लेबोरेटरीज में भेजूंगी, डर्मेटोलॉजिकली जो सर्टिफाइड और टेस्टेड होते हैं मैं उनमें भेजूंगी। यही वाला पैसा ब्रांड्स बचा लेती है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है। तो क्या मतलब इंडिया में कोई ऐसा रूल नहीं है कि इनको जाके भेजना ही है चेक, जैसे दवा का होता है,
दवा चेक होते हैं पहले, उसके बाद मार्केट में आते हैं। इंडिया का कस्टमर देखता कहाँ है पीछे, कितने ही देखते हैं। नहीं, वो बेचारा देख भी ले तो उसको समझ में क्या आएगा, काला अक्षर भैंस बराबर है, मैं देख भी लूंगा तो मुझे क्या पता कि ये जो आप बता रही हैं केमिकल्स के नाम, हाइड्रा क्या बताया आपने, कुछ बताया, हाइड्रोनिक एसिड, वो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा देख करके भी। तो कोई तो हो जिसको पता चले, यही तो आपको बताना है, बात पूछी ना कि उसको क्या देखना है डब्बे के पीछे पलट के। डब्बे के पीछे पलट के उनको देखने हैं वो इंग्रेडिएंट्स जो उनके लिए आइडियल है। 3-4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। हाइलुरोनिक एसिड, जब आपकी स्किन ड्राई हो रही है, अब मैं भी नहीं क्लेम कर सकती कि कौन सा ब्रांड कर रहा है, बट आप सर्टिफिकेशन देखिए पीछे प्लीज, ISO सर्टिफाइड या कोई भी सर्टिफिकेशन, एक छोटा सा वैलिडेशन का स्टैंप आपको बहुत मदद कर देगा कि एटलीस्ट किसी टेस्टिंग के थ्रू ये गया है, कोई प्रोसेस हुआ है इसके साथ। दूसरी चीज, आपको अपने स्किन के लिए क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए। अगर उस कस्टमर ने पीछे रिव्यू डाल दिया कि मेरे पे काम करा, ये पता नहीं आप पे करेगा या नहीं, तो पहले अपनी स्किन जानो। और वो जानने के लिए अगेन गूगल है, AI है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स वही 4-5 होते हैं, पता करो आपके कौन से इंग्रेडिएंट्स आपके लिए सूटेबल है, फिर सर्टिफिकेशन देखो। ब्रांड के ऊपर थोड़ा, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि नए ब्रांड्स पे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि कुछ सच में बहुत ऑथेंटिक आते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, और वो आते रहते हैं जाते रहते हैं। तो आपको जो देखना है वो है सर्टिफिकेशन, इंग्रेडिएंट्स, लास्टली पैच टेस्ट। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट मंगवा लिया, लेट्स से मैंने, आजकल मैं रिकोड ब्रांड को बहुत प्रमोट करती हूँ मेकअप में, क्योंकि वो बहुत सर्टिफाइड है, बहुत अच्छे से और बहुत बजट में बहुत अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, एक उनकी प्रोडक्ट आपने अगर मंगवा लिया तो कान के पीछे यहाँ पैच टेस्ट कीजिए कि आपके लिए वो कैसे काम सूटेबल है या नहीं, सूटेबल है या नहीं। तो टेस्ट करने से क्या होगा, मतलब कैसे माने कि सूटेबल है या कैसे अनसूटेबल है? इरिटेशन होगी 2-3 दिन करके, रात को करके देखो, अगर हल्की सी भी इरिटेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ का स्किन ना बड़ी पतली होती है, सॉफ्ट होती है, तो फटाफट पता चलेगा कि आपके आगे की स्किन के लिए ठीक है कि नहीं, रिएक्टिव है या नहीं है। हाँ, तो वो रिएक्ट करेगी एक तरीके से, इरिटेशन, खुजली मचाएगी रात को, कुछ सही नहीं लगेगा कि मैंने टॉपिकली कुछ लगाया है। जैसे कभी स्किन पे भी आप लगाते हैं तो एकदम से झन सा होता है, वो सही नहीं है आपके मतलब लिए। कोई भी नया क्रीम, नई चीजें अगर ट्राई करना है तो पहले पैच टेस्ट करना चाहिए। अब मुझे बताइए कि जैसे मेरी स्किन मुझे लगता है कि ड्राई, तो ड्राई स्किन वाला अपनी स्किन की केयर कैसे करे? मैं आपको यहीं से बैठ के बता सकती हूँ, आपकी स्किन ड्राई नहीं है, नहीं है, ये एक मिथ है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। इसको कहते हैं आर्टिस्ट। बहुत समय से काम कर रही हूँ तो पता है इंडिया में हर कोई क्लाइंट बोल रहा है मैं ड्राई हूँ, बट मैं देख कर आई हूँ ड्राई स्किन क्या है। स्कैंडिनेवियन के लोगों के ऊपर मैं ड्राई स्किन देख के आई हूँ, जहाँ पे पोर्स छोटे होते हैं ना, इंडिया में पोर्स छोटे ही नहीं। अगर आप पूरे दिन पसीना बहा रहे हो, आपके फेस पे शाइन है, ऑयल सिक्रीट हो रहा है, आप ड्राई हो ही नहीं सकते हैं। ये एक टॉपिकल कंडीशन है जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन, जो 90% लोगों को, जनता को भारत में है। स्मोकिंग, क्लाइमेट चेंजेस, तेल वाला खाना, मसाला, ये सारी चीज़ें जो हम खा रहे हैं, इसकी वजह से स्किन इम्पैक्ट हो रही है। और वो जो स्किन इम्पैक्ट हो रही है उसकी वजह से होती है इरिटेशन, खुजाने वाली, वो एक ऐसा लगता है स्किन ड्राई है, बट एक्चुअल ड्राई स्किन क्या होती है, जहाँ पे फ्लेकी पैचेस आते हैं, जो पोर्स होती है ना, छोटे छोटे छेद, ये छेद बंद हुए हुए होते हैं। ये इंडिया में सिर्फ ठंडी जगहों पे ही पॉसिबल है। अच्छा। जो बहुत ठंडी जगहों से आते हैं उनके पोर्स बहुत रिस्ट्रिक्टेड और बहुत कम होते हैं। तो आपकी अगर स्किन पे ऐसे ये शाइन है, ग्लॉस है, मेरी स्किन पे तो बड़ा सारा होगा, ये शाइन को बोलते हैं नॉर्मल या ऑयली स्किन। जितना कम है आपका नॉर्मल है, जितना ज़्यादा है वो ऑयली है, और जितना कम है वो दूर से दिखेगी स्किन डल, ड्राई, मतलब लगेगा कि इसको पानी पिलाओ, वो वाला काम होता है। तो आपकी डिहाइड्रेटेड स्किन है, उसके लिए हाइड्रेशन देनी है सर, आपको पानी पीना पड़ेगा बहुत सारा। पानी रखा हुआ है, पानी पीने के अलावा और कोई तरीका हाइड्रेट करने का? ट्रीटमेंट्स यही तो हम करते हैं, और तरीका बताओ, पानी नहीं पीना, तो उसके लिए अब मेरा सवाल बहुत सिंपल है। जैसे आपने अभी कहा कि वो क्या बंद होते हैं छेद, पोर्स, मैं जो भी पोर्स होता है, मैं गया पार्लर में, सैलून में, तो दाढ़ी वाड़ी सेट करने के बाद वो कहते हैं ये सर आपका कुछ जो पोर्स आप कह रही हैं वही बंद है, तो कुछ लगाएंगे क्या, ब्लीच करेंगे? नहीं, 2 चीज होती है, एक तो डिटैनिंग क्रीम आजकल करेंगे और आपका वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है ऐसे ही नॉर्मल कुछ लगा देने से? क्रीम थोड़ी देर ऐसे लगाते हैं, वो फिर वो हटा देते हैं, फिर वो कहते हैं ठीक हो गया। मैं बताती हूँ क्या होता है। पोर्स जो होते हैं ना, अभी ऐसे टर्म्स है कि हमारी क्रीम, हमारा ट्रीटमेंट, हमारा टोनर पोर्स को छोटा कर देता है। अगर मतलब वो छेद को छोटा कर, आप सोच के देखिए कि कोई एक स्प्रे, क्रीम
कैसे छोटा कर सकता है स्किन का Pores को, स्ट्रक्चर। हाँ। मेरा अंगूठा बड़ा छोटा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता ना। आई एम नेचुरली बॉर्न विद इट। तो कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट छेद को छोटा या बड़ा नहीं कर सकता, बट हाँ उसको काम कर सकता है। तो अब जैसे आप दाढ़ी बनवा के आते हैं ना, आपके क्यूटिकल जहाँ से बाल निकल रहे हैं, पोर्स के अंदर से जो क्यूटिकल, जैसे ये बाल है, इसको इसका एक हेयर स्ट्रैंड होता है, ये ना सेंसिटिव हो जाता है रेजर के बाद। ठीक है। तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि सर मैं इसको बंद कर देता हूँ। अच्छा। खोलते नहीं है वो, बंद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अभी अभी हार्श था और वो खुला था। तो बंद करने के लिए वो ऐसे ट्रीटमेंट्स लगाते हैं, फेस पैक लगाते हैं जो आपकी स्किन के लिए ठंडे होते हैं और वो उसके पीएच को बैलेंस कर देते हैं, उसको रिस्ट्रेन कर देते हैं। ठीक है। तो वो जो बड़ा था साइज, वो अंदर से काम हो जाएगा और अंदर से श्रिंक होगा, छोटा नहीं होगा। मतलब बेसिकली कैसे सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा, अंदर के उसके जो सेल्स है वो सिकुड़ जाएंगे और आपको सेफली बाहर एनवायरनमेंट में आप जा सकते हो और डर्ट नहीं उसके अंदर जाके इकट्ठा होगा। एक और टर्म बताइए, सलून में जाओ तो आजकल डी टैनिंग बहुत फेमस है जी। तो ये डी टैनिंग क्रीम लगा के 10 मिनट छोड़ा, क्लीन कर दिया। मेरा ये सवाल है, क्या डी टैनिंग क्रीम का यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या वो नुकसानदायक है हमारी स्किन के लिए? नहीं, आप अच्छे ब्रांड के लीजिए। अच्छे ब्रांड से मेरा मतलब है जो एक्चुअली उसको अंदर से ठीक, कोई भी चीज़ अगेन एकदम से ठीक करके दे रही है। कोई डी टैनिंग क्रीम आपको खरीदनी नहीं है। तो इस चीज़ में ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, वो है जो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स है, जैसे कि O3+। एक ऐसी चीज़ है, मैं कॉन्फिडेंटली अभी कैमरा के सामने बोल सकती हूँ। नहीं, आप एक नाम नहीं, आप 3-4 नाम भी ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो पता नहीं अभी इसमें मैं सजेस्ट भी नहीं मैं करती फिर हूँ। कह रहा हूँ, हमारे सब्सक्राइबर ये इंतजार कर रहे हैं कि आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या यूज करूं। मैं फिर कह रहा हूँ, वो बार बार यही जानना चाह रहे हैं। कई कमेंट्स हमारे पास यही आएंगे कि आप बताई नहीं कि ये कौन सा यूज करूं, ये क्रीम कौन सा यूज करूं। तो आप साथ के साथ बताते जाएं, या तो फिर जो आप बेस्ट, या तो फिर आप जो है कमेंट देख करके उसमें रिप्लाई मैं रिप्लाई करना पसंद करूंगी। क्यों मैं बताती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे कस्टमर्स या अभी जो हमारे व्यूअर्स हैं एक कमेंट ड्रॉप करे। मैं पर्सनली, आप मुझे बताएंगे आपकी स्किन कैसी है और क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को देख के मैं करूंगी, क्योंकि मैं तो उसके खिलाफ हूँ कि मैं एक चीज आपको बता दूं। ठीक है, यही तो इसी में तो मुद्दा चल रहा है कि सबके लिए एक चीज नहीं है, नहीं हो सकती। ठीक है, तो डी टैनिंग पे आप बता रहे थे कि डी टैनिंग क्यों होनी चाहिए? हाँ, क्या डी टैनिंग क्या है? अभी हम गए सन में, एक्सपोजर हुआ, वही टैनिंग हो गई। तो वो क्या करता है, मेलेनिन को सूदन अप करता है। वही वाला सेल जो बाहर एकदम एक्टिव हो गया था, उसको सूदन अप करता है, फैलाता है अंदर जाके कि जा अपनी जगह पे वापस। तो वो मतलब फैलता आप है, गोरे हो जाते हैं? गोरे नहीं, वो अपने पुराने वाले शेड पे आ जाता है, टैनिंग हट जाती है। बहुत लोग और इसीलिए actual करवाते हैं, shade गोरे हो जाएंगे हम, डी टैनिंग हो नहीं 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 नहीं, डी टैनिंग मतलब टैनिंग को हटाना जो आपकी अभी हुई है। जाएगी। तो आप फालतू में मत कराइए, उसको पैसा मत खर्च कीजिए। उससे बेहतर है कि आप सनस्क्रीन पे पैसा खर्च करें, और वो डेली बेसिस पे वो प्रिकॉशस हो जाता है। सनस्क्रीन क्या करता है, डेली जो टैनिंग होनी थी वो उसको हटाना शुरू करता है। तो एक प्रोसेस और स्लो होता है। प्रोसेस है जो बहुत लोग करते हैं, स्क्रब करना, फेस को बहुत करते हैं। क्या वो हार्मफुल नहीं है? इतना हार्ड वो होता है स्क्रब, वो मतलब करना चाहिए और कितने दिन में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये मेरी लड़कियों को या विमेन जो व्यूअर्स हैं उनको बड़ा अच्छा लगेगा ये आंसर। हाँ। तो एक टर्म है आजकल बहुत चल रहा है, एक्सफोलिएशन। ठीक है। एक्सफोलिएशन क्या होता है? यही स्क्रबिंग। अच्छा। एक्सफोलिएटर बड़े आजकल ना मार्केट में OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर यस, प्रोडक्ट्स है, एसिड्स है उसमें, सैलिसिलिक एसिड, लड़कियां भी कर पा रही होंगी रिलेट, सैलिसिलिक एसिड और बहुत अलग अलग प्रकार के एसिड्स हैं जो एक्सफोलिएशन करके देते हैं। अब एक्सफोलिएशन क्या है? एक्सफोलिएशन है कि आपकी स्किन जो पोर था, मैंने बताया था, वो छेद 3 चीजें कंटेन करता है, स्वेट, ऑयल, बाल। उसके साथ साथ ये 3 चीजें तो निकल रही है। पोर जितना बड़ा है उतना ज्यादा निकलेगा, जितना पोर छोटा होगा उतना कम वो सामान निकलेगा। इसके साथ साथ हर महीने में स्किन डेड स्किन छोड़ती है, कि हमने साइंस में हर बच्चे ने पढ़ा है 8th-9th क्लास में। डेड स्किन सेल्स निकलते हैं जिसको बोलते हैं डिस्कोमेशन। अब इसी पोर के थ्रू ही निकल सकता है, एक ही टनल है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। अब इस टनल के अंदर से डेड स्किन सेल्स निकलते हैं, वो मरे हुए सेल्स है, हमें नहीं चाहिए हमारी स्किन को। तो वो क्या करते हैं, पोर पे आके, इधर एक्सट्रीम एज पे आके इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे छूना शुरू कर देते हैं, टॉपिकली कुछ लगा लेते हैं, अच्छे से उसको साफ नहीं करते हैं। तो उसकी सफाई के लिए होते हैं एक्सफोलिएटर्स। 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल, केमिकल। फिजिकल वो जो आपने बोला, स्क्रब, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मोटे मोटे हैं, लगाओ और डेड स्किन हटा देंगे। देन केमिकल, वो जो सोल्यूशन बेस्ड होते हैं, लिक्विड बेस्ड होते हैं,
कौन सी स्किन के लिए क्या चाहिए वो भी आपको पर्सनली, बहुत लंबा कंसेप्ट है, ऐसे कुछ भी मत लगाइए। तो आजकल हर प्रोडक्ट ये सैलिसिलिक एसिड है, ये है, खरीद लो, नहीं। कितना परसेंटेज चाहिए, आपकी क्या स्किन टाइप है, उस पर डिपेंड करेगा आप कौन सा एक्सफोलिएटर लगाएंगे। तो सेफ है या नहीं है, सेफ डिपेंड करता है। अगर मेरे पोर्स बड़े हैं और मैं फिजिकल एक्सफोलिएटर स्क्रब लगा लूंगी तो उन पोर्स की टेंडेंसी है कि वो जो छोटा सा मॉलिक्यूल है वो अंदर समा लेगा, अच्छा, पकड़ लेगा, और वो और हार्मफुल है। ओके, उसकी वजह से एक्ने आएगा, बट अगर पिंपल्स हो जाते हैं, पिंपल आ जाएगा, क्योंकि आपने जो पाथवे था ना पोर का बाहर अंदर का, उसको आपने और ब्लॉक कर दिया सफाई की जगह। ओके, तो स्क्रब्स ओनली आर सूटेबल फॉर पीपल जिनका नॉर्मल स्किन है या नॉर्मल टूवर्ड्स ड्राई स्किन है। ओके, ठीक है। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, बहुत सीधा जी। एक लड़कियों को शौक होता है मेकअप का, एक लड़की को मेकअप कब से शुरू करना चाहिए? क्योंकि आज की तारीख में देखें तो इंस्टा के चक्कर में, लोग रील बनाने के चक्कर में, टीनेज में भी लड़कियां मेकअप शुरू कर चुकी हैं। ये मैं तो इसमें रिक्वेस्ट करना चाहूँगी पेरेंट्स को कि इसको ज़्यादा मोटिवेट ना कीजिए, ज़्यादा इसमें उनका हाथ मत बटाइए। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म बट आर्ट कम्स विद एन एज। अगर आप कर रहे हैं, आप पेपर पे प्रैक्टिस करवाइए, क्योंकि स्किन एज आई सेड पहले भी, स्किन जो है डेवलप होती है, एक बाहर के एनवायरनमेंट के लिए रेडी होती है एक एज के बाद। वो एज क्या है? वो एज है, आप लगा लीजिए कम से कम आपको 18 तो होना ही चाहिए। 18 से पहले मेकअप ना करें, और वो भी डेली बेसिस पे। अब जैसे बेचारे का बैक स्टेज शो है, जाना है, जनगण मन गाना है, ऐसे कुछ हो रहा है, तो उसमें एक दो बारी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लगता है हट जाता है, पर डेली बेसिस पे मेकअप इज़ नॉट सेफ, क्योंकि वो स्किन अभी तो रेडी नहीं थी, अभी तो बाहर क्लाइमेट देखा ही नहीं था उसने, अब इतने मोटे मोटे मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं उनके ऊपर। तो 18 एज तो आप बहुत ज़्यादा बता रही हो। मेरे को लगता है कि लोग यहाँ 12-13 साल की लड़कियाँ जो मेकअप करती हैं, वो डेली बेसिस पे करती हैं, डेली बेसिस पे कर रही है, और बहुत छोटी छोटी भी कर रही है। क्या समस्या आएगी उससे? समस्या ये आएगी कि आपकी स्किन प्री मैच्योर एजिंग के थ्रू जाएगी। इसका मतलब है आपकी स्किन इतनी पतली हो जाएगी, वो जो इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स हैं, केमिकल्स हैं मेकअप के, आपको स्किन को इतना पतला कर देंगे कि जहां आपकी एजिंग होनी थी 28, 29, 30 में, या आपकी एजिंग होनी शुरू हो जाएगी 20, 21, 23 में। मतलब एजिंग इन द सेंस उम्र बढ़ने वाली जो आपकी स्किन की एज बढ़ जाएगी, फाइन लाइंस, रिंकल्स, ढीलापन, ये सारी चीजें जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। जो लड़कियां देख रही हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो प्लीज आप ध्यान दें, मेकअप कम करें। अगर आपको किसी कारणवश करना पड़ रहा है तो आप करें, लेकिन आप जबरदस्ती मेकअप करके रोज रील बनाने के चक्कर में मेकअप ना करें। जी। अब एजिंग होती है, एंटी एजिंग के लिए क्या करना चाहिए? एंटी एजिंग के लिए बड़ा सिंपल है, ये वाला कंसेप्ट मैं इजी से इजी लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ। हाँ, जिससे उम्र जो बढ़ रही है स्किन की वो कम हो, फाइन लाइंस, रिंकल्स ये ना आए, उनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए इसका? बड़ा सिंपल है। स्किन है, स्किन को एक बारी हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझेंगे। एक गुब्बारा हमें फूला हुआ पसंद होता है, उसको फुलाने के लिए हमें उसमें हवा डालनी होती है। जैसे ही वो हवा लीक होगी, वो गुब्बारा रिंकल्ड क्रीसेस के साथ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर में रहने के लिए हवा चाहिए थी, जो हमने निकाल दी या निकल गई। यही स्किन के साथ है। स्किन के रिंकल्स और फाइन लाइंस ठीक नहीं हो सकते हैं, आप उसकी हवा जो निकल रही है उसका प्रोसेस स्लो कर सकते हैं। कैसे? विद ट्रीटमेंट्स, टॉपिकल हो या फिर विद ट्रीटमेंट जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं। स्किन को इलास्टिसिटी चाहिए। मेरी दादी की स्किन को जब मैं खींचती थी ना, वो ऊपर की ऊपर रहती थी, ऐसे ना पहाड़ बनता था। मेरी स्किन में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरी स्किन में इलास्टिसिटी है। अब एजिंग के साथ साथ क्या होता है, ये इलास्टिसिटी अपने आप लूजन अप होनी शुरू होती है, कुदरती है, होती है। अब मैं कुछ क्रीम लगाऊंगी तो मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मैं लगा लूँ और वो चला जाए। कैसे जाएगा? जा रहा है तो खराब है वो प्रोडक्ट, वो आपको आगे जाके और ज़्यादा दिक्कत देगा। अच्छा। आपको क्या करना है, प्री मैच्योर एजिंग से बचने के लिए आप जितना अपनी स्किन को सेफ रख सकते हैं बाय इनटेकिंग एज इन अच्छा पियो, अच्छा खाओ, अच्छा डाइट रखो कि वो इलास्टिसिटी, कोलाजन, थोड़े टर्म्स है जो स्किन को अच्छा रखते हैं, खिंचा हुआ रखते हैं, वो सस्टेन रखें अंदर। तो खाना पीना, अच्छा लाइफस्टाइल, स्मोकिंग हैबिट से बचना, और ट्रीटमेंट्स अगर करने हैं तो लाइट ट्रीटमेंट्स करो। कि अगर रेटिनॉल एक टर्म होता है, वो रेटिनॉल को थोड़ा सा लगाओ, कब लगाना है, कैसे लगाना है, एक प्रॉपर उसका कंसेप्ट होता है।
बट ट्रीटमेंट्स करो, बट ये उम्मीद मत करो कि मेरा आ गया और मैं ठीक कर दूं। और ये अभी यूथ के लिए, आपके वो परेशानी आएगी थोड़े समय बाद, और वो यही चाहेंगे कि अब मैं कॉस्मेटिक्स में घुसूं जो इसको ठीक कर दे, या फिर वो करेंगे फिलर्स, बोटॉक्स, ये सारी चीज़ें जो खिंचावट में काम आती है। बट कोई भी चीज़ जो आप कुदरत के अगेंस्ट करते हो वो ज़्यादा समय तक टिकती भी नहीं और अच्छी भी नहीं होती है। अभी इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, रेटिनॉल। हाँ, इस पे बात हमारे सवाल था। मेरे लगता है कि मुझे यहीं पे एक सवाल आपसे कर लेना चाहिए कि रेटिनॉल को आसान भाषा में आप क्या समझाएंगे? मुझे बिल्कुल नहीं आता क्या होता है रेटिनॉल। रेटिनॉल ना एक विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। अलग अलग विटामिन है, विटामिन होते हैं, अलग अलग काम करते हैं। विटामिन ई एनरिचमेंट करता है, पिगमेंटेशन पे काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन ए क्या करता है, एक ऐसा विटामिन है जो एक ऐसा, एक तरीके से समझ लीजिए प्रोटीन है। अच्छा। जो स्किन के लिए काम कर रहा है, उसकी कोलाजन बेसिकली उसको हेल्दी रखता है, बड़ी इजी लैंग्वेज में स्किन को हेल्दी रखता है। बट विटामिन ए का इनटेक डिपेंड करता है डॉक्टर कितना प्रिस्क्राइब करता है। विटामिन ए ऐसे कोई भी नहीं खा सकता। आप हमेशा विटामिन ए प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग खाते हैं। बिल्कुल। तो इसका एक डेरिवेटिव आया। डेरिवेटिव मतलब एक उसका छोटा एक बड़ा ट्री था, उसमें से एक सेफ पत्ता निकाला और वो पत्ते को पैकेजिंग के अंदर जाके दे दिया क्योंकि वो सेफ है। क्या है विटामिन ए डेरिवेटिव? रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या है? एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो उसी स्किन को, वो जो इलास्टिसिटी जल्दी लूजन अप हो रही थी, आपके ईटिंग हैबिट, स्लीपिंग पैटर्न, स्ट्रेस, इन सब की वजह से वो जो स्किन खराब होनी शुरू हो रही थी, आपने ये रेटिनॉल लगाना शुरू करा और ऐसे लगाया कि वो परसेंटेज आपके लिए ठीक थी और वो प्रोसीजर फॉलो करा जो रेटिनॉल के लिए रिक्वायर्ड है, तब जाके रेटिनॉल आप पे काम करेगा। क्या काम करेगा? वही जो रिंकल्स जल्दी आने वाले थे, फाइन लाइंस आ गए थे, उस पर खिंचावट का काम करता है। कैसे? लुब्रिकेंसी देके, हाइड्रेशन देगा, इलास्टिसिटी देगा, वो स्किन को वो सारी चीज़ें देगा जो आपको चाहिए स्किन की खिंचावट के लिए, वो है रेटिनॉल। और इसकी परसेंटेज भी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। आप प्लीज़ ऐसे ही कुछ भी रेटिनॉल ना लगाइए। रेटिनॉल के लिए आपको सबसे पहले रेटिनॉल के लिए पैच टेस्ट करना होता है। अच्छा प्रियंका जी, मेरा अगला सवाल बड़ा फिर से सिंपल ही कहेंगे। मैं आज आपके साथ जब तो थोड़ा टफ भी पूछ लेगा। हाँ, नहीं, टफ आप पूछ लीजिएगा, मैं फिर एक सिंपल। मैं आज घर से निकल रहा था ना पॉडकास्ट के लिए, तो घर में कुछ क्रीम्स को ऐसे ही देख रहा था कि क्या क्या है। तो मेरी पत्नी इस्तेमाल करती, मैं तो करता नहीं। तो उसमें किसी में लिखा है बीबी, किसी में लिखा है सीसी, किसी में लिखा है वही जो टर्म यूवी, एसपीएफ। तो एसपीएफ तो आपने समझा, ये बीबी और सीसी ये क्या है? बीबी सीसी क्रीम ना छोटे भी यूज कर सकते हैं यंगस्टर्स, क्योंकि लाइट होती है। क्या होता जैसे किसी को शौक है मेकअप करना ही करना है, मेरी बात नहीं सुननी है, नहीं सुनोगे मुझे पता है, कहाँ सुनते हैं अच्छी बात। तो अगर करना ही करना है तो लाइट वेटेड फॉर्मूलाज यूज कीजिए, क्योंकि एक फाउंडेशन जब बन के आता है फैक्ट्री से या फिर जब पैकेजिंग में आता है तो उसमें पिगमेंट्स बहुत हैवी होते हैं और वही केमिकल बेस्ड हो जाता है और लॉन्ग टर्म के लिए वो हार्मफुल होता है। अब इसके लाइट वेटेड फॉर्मूलाज होते हैं। ब्यूटी बाम क्रीम जो बीबी है, इसका मतलब क्या है कि फाउंडेशन का इतना सा लिया पिगमेंट, इतना सा एक पंप मान लो, मैं घर में भी बना सकती हूँ बीबी क्रीम। फाउंडेशन को थोड़ा सा लेके, मॉइस्चराइजर ज्यादा लेके और हल्का सा उसमें सनस्क्रीन मिला दूं। अच्छा। तो वो तीनों चीजें जो 1 by 1 चाहिए थी वो एक में मिक्स हो गई, वही बीबी हो गया। और वो बीबी हो गया, और लगा लो और फेस पे लगा लो तो पूरा स्किन इवन आउट भी हो जाता है, सन से प्रोटेक्शन भी मिल जाती है और हल्का सा टिंट, नेचुरल टिंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, नेचुरल मेकअप, बीबी क्रीम सबसे अच्छी है उसके लिए। सीसी क्या है? सीसी इज कलर करेक्शन क्रीम। अब एक कलर था उस फाउंडेशन के अंदर जो पहले बीबी में यूज हुआ था, वो पूरे फेस पे नहीं जाता है। अच्छा। यही आर्टिस्ट्री में मैं सिखाने वाली हूँ अगर आप आएंगे तो, कि पूरा फेस का स्ट्रक्चर अलग है तो हर एरिया का कलर भी अलग है। तो कहीं पे कलर करेक्शन चाहिए होता है, कहीं पे शेड डार्क चाहिए होता है, कहीं लाइट चाहिए होता है। थोपने वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कलर पुट्टी नहीं लगा रहे हैं, हम मेकअप कर रहे हैं, दैट इज एन आर्ट फॉर्म। तो सीसी क्रीम क्या करती है, उसके अंदर कलर करेक्शन प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा। कलर करेक्शन प्रॉपर्टीज मतलब एक ऐसा कलर टिंट आया होता है उसके अंदर जो आपकी डार्कनेस को हल्का सा इवन आउट कर देगा। जो ऑलरेडी गोरा है, बिल्कुल डार्कनेस नहीं है, उसको नहीं लगाना चाहिए, उसको बीबी क्रीम लगाना है, उसको सीसी लगाना ही नहीं, उसको सीसी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ये पूछ रहा था प्रियंका जी कि डार्क सर्कल्स होते हैं अंडर आई, ये बहुत प्रॉब्लम है, कॉमन है, उसके लिए लाइफस्टाइल भी जिम्मेदार है लोगों का। अगर किसी को है तो उसको कैसे सही करें, नहीं है तो कैसे बचें? तो एक तो ये जो पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ा टर्म है। अंडर आई उसका एक पार्ट है।
पिगमेंटेशन यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी, कहीं पे भी, फेस के किसी भी एरिया पे होती है, बट सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? जहाँ स्किन होती है पतली, जहाँ स्किन होती है पतली वहाँ सन आता है जल्दी। अच्छा, तो अब जैसे ही वो जल्दी आया सन, तो वही मेलेनिन जो आना था वो जल्दी आता है, प्रोसेस जल्दी शुरू हो जाता है। ओके, तो ये स्किन हो गई, आईलिड हो गई, फोरहेड के ये वाला एरिया, अपर लिप एरिया, ये वाले वो एरियाज है जो सबसे पतले हैं, और क्योंकि ये पतले हैं तो पिगमेंटेशन सबसे ज्यादा जल्दी होती है। तो एक तो है कि टॉपिकली हो रहा है, बाहर की वजह से हो रहा है, दूसरा होता है जेनेटिक। जेनेटिकली अगर आप पिगमेंटेड है अंडर आई एरिया पे या ऊपर आईलिड पे, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है और डॉक्टर्स से प्रिस्क्राइब करके ही होता है। उससे रिड ऑफ करने के लिए आप ये नहीं कि कुछ भी खरीद ले कि ये कोई भी क्रीम लगा ली लेकर के, क्योंकि आप पैदा हुए हैं उस चीज के साथ, और अगर आप पैदा हुए तो वो जेनेटिक डिस्पोजिशन है और उसको आप एकदम से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए, और क्यों ही हटाना है, चिल मारो यार, ठीक है ना। और देन अगर ऊपरी हो रहा है तो अब बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है, अल्फा आर्बिट्रिन एसिड होता है, कॉजिक एसिड होता है, देन सनस्क्रीन का अच्छे से लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ट्रीटमेंट करते रहो और सुबह आप जा रहे हो बिना सनस्क्रीन, यहाँ जहाँ मेन लगाना था वहाँ छोड़ दिया, फिर वो आ जाएगा। हम यही तो करते हैं, ट्रीटमेंट करते रहते हैं, बट जिस चीज़ से प्रोटेक्शन मिलनी थी वो हम करते ही नहीं है। यार हम लोग तो लगाते नहीं सनस्क्रीन, मैं तो लगाता नहीं, मैं भी नहीं लगाता। लगाना चाहिए, मतलब लगाना चाहिए सनस्क्रीन, लगाना। अब आप टफ सवाल की बात करें, मैं एक टफ सवाल पूछता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टफ भी होनी चाहिए। एक लोअर मिडिल क्लास लड़की है, उसके पास महीने के सिर्फ 1000 या 1500 रुपये खर्च कर सकती है मेकअप पे, इतना ही कर सकती है वो। उसके मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए? ये वो पर्सनल यूज के लिए करना चाहते हैं या प्रोफेशनल यूज? 1-1.5 हज़ार तो खूब पैसा है। अच्छा, खूब है। हाँ, क्या करना चाहिए? क्योंकि वही ना, एक्सेसिबिलिटी प्रोडक्ट रेंज इतनी ज्यादा आ गई है कि इजी हो गया है। पर मंथ का मैंने मंथली बताया, बहुत बहुत पैसा है, डेली नहीं। बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत पैसा है। ठीक है, क्योंकि यूसेज बड़ी है ना। फाउंडेशन एक ले लो तो लंबा चलेगा, बहुत लंबा चलेगा। तो अभी क्या है, अगर 1000 या 1500 उसका बजट है तो बड़ा सिंपल है, आपको एक गेट रेडी विद मी आजकल किट्स आती है। इसका मतलब क्या होता है कि एक पैकेज बना दिया कि आप फाउंडेशन अलग मत खरीदो, कंसीलर अलग मत खरीदो, मस्कारा अलग मत खरीदो, किट खरीदो, और इनमें उनका भी फायदा हो जाता है और आपका भी हो जाता है, क्योंकि अब आपको इधर उधर नहीं भागना क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं। प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, कंप्लीटली डिपेंड्स आपका टारगेट इशू क्या है। आप स्किन पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं या आप उसके फैन है कि आप आईज पे ज़्यादा काम करना है। अगर आप स्किन पे काम करना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट्स खरीदिए जो फाउंडेशंस हो, कंसीलर्स हो, कलर करेक्टर्स हो। वो प्रोडक्ट खरीदिए जो ऑथेंटिकली अच्छे हो। मतलब अभी इसमें क्या है कि मेकअप भी ऐसा है कि बहुत हाई एंड खरीदो या ड्रग स्टोर खरीदो, कोशिश करो कि चीप ना खरीदो, क्योंकि वो जितना चीप होता है मॉलिक्यूल्स के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता ही होता है। क्लैरिटी नहीं आई कि कौन कौन सी चीजें रखें। अब मैं आपको लिस्ट बता देती हूँ, अभी ये भी इतना वास्ट है ना, मैं बताती हूँ अलग मतलब अलग। एकदम जेनरिक नॉर्मल कोई भी रख सकता हो, ऐसी चीजें आप बता दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको लेना है एक प्राइमर, बहुत ज़रूरी होता है प्राइमर। जो आपने स्किन केयर करा होगा ना, स्किन को बचाने के लिए अगर आप मेकअप से पहले वो प्राइमर नहीं लगाओगे तो स्किन रोजमर्रा में डैमेज होगी। ठीक है, तो प्राइमर लगाना है। प्राइमर के बाद एक कंसीलर या एक फाउंडेशन ले लो। ठीक है। फाउंडेशन क्या काम होता है कि उसका काम होता है कि वो पूरे फेस पे फैलता है और इवन आउट करता है और कम कवरेज देता है। ठीक है। अब जिसका कंसर्न है कि वो पिगमेंटेशन हटाना चाहता है या कोई कंसर्न है तो आते हैं कंसीलर्स। कंसीलर्स ज़्यादा पिगमेंट्स देते हैं, तो अगेन कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। मेरे लिए मैं थोड़ा नेचुरल चाहती हूँ तो मैं फाउंडेशन खरीदूंगी, किसी और के लिए वो ज़्यादा कवरेज आती है तो वो कंसीलर खरीदेगी। दोनों चीज़ें मत खरीदो, फिर वो खर्चा ही है, और कौन किसके पास टाइम है पूरा प्रोसीजर उसके लिए मेकअप समझा दिया कि दोनों के लिए किसके लिए क्या जरूरत है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद ये जैसे ही बेस, इसको बोलते हैं बेस, ये जैसे ही बेस हो जाएगा इसको लॉक करना पड़ता है। लॉक करने के लिए पाउडर्स आते हैं, या तो पाउडर्स या कॉम्पैक्ट पाउडर्स। कॉम्पैक्ट पाउडर्स एक और कलर दे देते हैं। ठीक है। और अगर आपको नेचुरल चाहिए तो ट्रांसपेरेंट पाउडर्स आते हैं जो सिर्फ उसको लॉक कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी फाउंडेशन लगाओगे ना, अभी जैसे मेरे को स्वेट आ रहा है वो ट्रांसफर करता है, बट जैसे ही वो मेरे को कॉम्पैक्ट लगाएंगे या पाउडर लगाएंगे वो लॉक हो जाएगा। ओके। तो अगर मुझे उसमें कलर चाहिए तो मैं कॉम्पैक्ट लूंगी कि मुझे अभी भी थोड़ा हैवी चाहिए मेकअप। अगर मुझे लाइट चाहिए तो मैं ट्रांसपेरेंट पाउडर या उन्हें बोलते हैं ट्रांसलूसेंट पाउडर लूंगी। ठीक है। बहुत कम बजट में अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे हैं।
मतलब ये 3-4 चीजें रख लें, उसके बाद भी है। उसके बाद भी है, तो बताइए। फिर एक यूनिवर्सल पैलेट आती है जिसमें कॉन्टोर, ब्लश और हाइलाइटर्स होते हैं। आप 3 अलग अलग पैलेट मत खरीदो। अभी जैसे क्या होता है, मेरे फेस पे एनहांसमेंट है, एनहांसमेंट बोले तो अगर मैं एक फाउंडेशन लगा लेती हूँ और डायरेक्ट आपके पास आ जाती है ना, एक फ्लैट सरफेस लगता है जैसे कि एक पेपर लगा हुआ है फेस पे। क्यों? क्योंकि इवन आउट, फाउंडेशन का काम ही क्या था, इवन आउट करना। अब उसको वापस स्ट्रक्चर के बेसिस पे एनहांसमेंट देने के लिए आते हैं कॉन्टोर, ब्लश और हाईलाइट। जहाँ छेद चाहिए वहाँ कॉन्टोर, जहाँ बाहर उभारना है वो है हाईलाइट, जहाँ उन दोनों को बीच में कनेक्शन देना है वो है ब्लश। ये है ट्रांजिशन ऑफ मेकअप, इसको बोलते हैं आर्ट। कहीं पे भी आप कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, समझना है क्या चीज़ अंदर दबानी है। तो इसमें यूनिवर्सल पैलेट आती है, तीनों कलर्स एक साथ में होते हैं, तो वो खरीद लीजिए। बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है। कॉन्टोर, ब्लश, हाईलाइटर इन सिंगल पैलेट लिख लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। मतलब फेस भी एक कैनवस है, उस पर आप पेंटिंग करते रहे जी, है ना, ऐसे ही कुछ है। हाँ बिल्कुल। ये इसके अलावा भी कुछ या है? बता मैं वही वेट कर रही थी। प्लीज। अब मैंने बताया आई मेकअप भी है। आई मेकअप में भी क्या होता है कि हल्का सा शैडो लगाना होता है, क्योंकि आपने फाउंडेशन वहां पे भी लगाया होगा, वो भी फ्लैट हो जाता है, एक डमी आप स्केलेटन जैसे दिखने लग जाते हो। तो उसमें एनहांसमेंट के लिए हल्का सा, या तो आपने जो पैलेट खरीदी थी उसी में से कोई कलर लगा लो, बट उसके लिए आपको नॉलेज आनी चाहिए, होनी चाहिए कि कैसे उसको यूज करें। नहीं तो एक छोटा सा आई शैडो पैलेट 2-3 कलर्स का, जिसमें आप हल्का सा टोन लगा ले और कोल पेंसिल लगा ले। अब कोल पेंसिल एक ऐसी चीज होती है जो लाइनर का काम करती है, हल्का सा लाइनर लगा लो, डन मेकअप। मैंने देखा कुछ लोग पिंक, ब्लू ऐसे कुछ करके लगा रखते हैं, ऐसा आई शैडो तो बहुत बहुत Vast वर्सेटाइल area है, वो, वास्ट है, बहुत वास्ट है। next. उसके लिए पढ़ने आना पड़ेगा। वो प्रियंका के बाद पढ़ने आना पड़ेगा क्या। ठीक है। एक टर्म है हाइड्रा फेशियल, जी, ये क्या होती है? ये हाइलुरोनिक फेशियल, किससे ये मैंने आपको बताया था ना, एक इंग्रेडिएंट हाइलुरोनिक एसिड, वो क्या करता है, इंस्टेंट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो जो ये हाइड्रा फेशियल है, ये आपके पोर्स को खोल के अंदर ऊपर से आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, और सिरम्स जो बहुत लेट काम करते हैं वो नहीं करना पड़ रहा, ट्रबल के थ्रू नहीं जाना पड़ रहा। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, फटाफट जाओ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, एस्थेटिशियंस के पास और हाइड्रा फेशियल कराओ। क्यों? क्योंकि क्विक रिजल्ट दे रहा है। तो वही जो हाइलुरोनिक एसिड कर रहा था, हाइड्रेशन दे रहा था, आपका पानी दे रहा था, आपको क्विकली चाहिए, क्योंकि अपने पास समय नहीं है और हमारे पास वो भी नहीं है, टाइम वो नहीं है, टेंडेंसी नहीं है कि हम ये कर पाए। तो उसके लिए हाइड्रा फेशियल है, जो आपकी स्किन पे हाइड्रेशन देता है, मॉइस्चर देता है, ग्लो देता है, शाइन देता है, आपकी स्किन को हेल्दी दिखाता है और रेडिएंट दिखाता है, बेसिकली हेल्दी दिखाता है, अच्छा दिखती है स्किन। मतलब इंस्टेंट 2 मिनट में, जैसे मैगी वाला जो था, वही इंस्टेंट रिजल्ट के लिए हाइड्रा फेशियल। आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, आज की तारीख में मैं जहाँ तक जानता हूँ, कोई आदमी अगर ब्यूटी पार्लर के अंदर या कोई लेडीज़, 4 लेडीज़ काम कर रही हैं, 1 महीने काम किया, 2 महीने काम किया, 6 महीने काम किया, उनमें से 2 लेडीज़ अलग हो गई, उन्होंने एक अपना पार्लर खोल लिया। जहाँ यहाँ पे 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में पार्लर्स खुले जा रहे हैं, आप विदेश में जाती हैं, वहाँ पढ़ती हैं, वहाँ से पढ़ के फिर इंडिया आती हैं, इसके पीछे क्या थॉट है, क्या करना चाहती हैं आप? हाँ, इसके पीछे एक बहुत डीप थॉट था। जब मैंने डिसाइड करा कि मेरे को ये इंडस्ट्री में जाना है, तब पहली चीज़ मेरे को क्लैरिटी ये नहीं थी कि इंडस्ट्री में, मेकअप इंडस्ट्री बहुत वास्ट है। इसमें आपको फ्रीलांसर बनना है, या आपको रिटेल में जाना है, या आपको एजुकेशन लाइन में जाना है, ये बच्चे को नहीं पता होता, बिल्कुल नहीं पता होता। तो इसकी गाइडेंस इंडिया में है ही नहीं। इंडिया में सिखाया जा रहा है एक स्टैंडर्ड मेकअप, जाओ और फ्रीलांसर बन जाओ, क्योंकि आप अपने खुद के बॉस हो, आप जाओगे क्लाइंट्स पे काम करोगे, सजा के आ जाओगे और आपको पैसा मिल जाएगा उसका। बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू मेकअप आर्टिस्ट्री। मेकअप आर्टिस्ट्री में गाइडेंस चाहिए, आपको प्रॉपर काउंसलिंग चाहिए कि आपका विजन क्या है। मेरे पास बस ये था कि मुझे बोलना पसंद है, समझाना पसंद है, तो ये बहुत था मेरे मेंटर को समझने के लिए दैट दिस इज योर फील्ड, ये आपको करना है। क्योंकि हर एक आर्टिस्ट अलग तरीके से काम करता है, हर एक आर्टिस्ट। 50 लोगों की भीड़ अगर एक अकेडमी में जाएगी, सबको एक ही चीज नहीं बननी। इंडिया में वो साइकोलॉजी डाल ली है कि पैसे के लिए मेकअप आर्टिस्ट्री हो रहा है, पैसे कमाओगे आप मेकअप में। बोलते हैं मुझे बहुत लोग, तू तो बहुत पैसा कमाती होगी। अरे नहीं भाई, मैं फ्रीलांसिंग नहीं करती हूँ, और इतना आसान नहीं है पैसा कमाना उसमें भी, क्योंकि हर दूसरा तो लड़की, हर दूसरा इंसान मेकअप आर्टिस्ट है। तो कंपटीशन बहुत है और पैशन खत्म हो चुका है। पैशन ही नहीं है, बस ब्रश चलाना आ रहा है तो मेकअप नहीं। आप क्या बदलाव करना चाह रही हैं इसमें? मैं बदलाव करना चाह रही हूँ कि आपको पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आप मेकअप आर्टिस्ट्री में जा रहे हैं, अगर आप उसको पूरा नहीं समझ रहे हैं,
उसको दिल से समझ के करके प्रैक्टिस में लाके एक्सपर्टीज में लाके उसके बिना अगर आप किसी को आगे एजुकेट कर रहे हो या उसके ऊपर मेकअप लगा रहे हो तो आप बहुत अनट्रूथफुल हो अपने खुद के करियर को ही लेके, और वो आपको कहीं नहीं लेके जाने वाला। थोड़े टाइम लेके जाएगा शायद, आपका लक आपके साथ काम करे, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, क्योंकि क्लाइंट्स फिर कंप्लेन करना शुरू करेंगे कि आपको तो खुद नहीं आता। तो ये बात है, आपको पूरी समझ के साथ, पैशन के साथ, एंथुजियाज्म के साथ, दिल के साथ, मन के साथ ये एज एन आर्टिस्ट्री फॉर्म आपको परस्यू करना है। ये बदलाव मैं चाहती हूँ कि अगर आप एक कोर्स करते हैं या फिर अगर आप एक क्लाइंट को लेट्स से फ्रीलांसर भी बनना चाहते हैं, एक एक्सपीरियंस होता है इसमें, एक्सपीरियंस देना है, बीट कि मैं किसी पे करूं या मैं किसी को सिखाऊं। हर एक इंडिविजुअल, हर एक प्राणी अलग है, उसके अलग एक्सपेक्टेशंस है, और उसके अनुसार मैं अपने आप को एज एन आर्टिस्ट कैसे मॉडिफाई करूं, क्योंकि मेरे पास तो करोड़ों की वो है, नॉलेज है। अब मैं कौन सी उठाऊं कि इसको अच्छी लगे, मेरा नेचर, मेरी स्किल, मेरी समझ, ये सारी चीज़ें इस तरीके से दूं कि वो मेरा जो क्लाइंट है वो खुश होके जाए। ठीक है। ये चेंजेस मैं करना चाहती हूँ। एक और सवाल अब मेरा ये है कि आपने कहा केमिकल्स होते हैं जी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा हल्ला है अभी हमारे देश में, जी। ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक है। क्या ऑर्गेनिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाकई में बेटर होते हैं बाकी प्रोडक्ट्स से? जी होते हैं। ऑर्गेनिक तो वर्ड इटसेल्फ मीन्स प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड बोले तो कि वो आपको हार्म नहीं करेगा, जहाँ दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स केमिकली इन्फ्यूज्ड है और जल्दी रिजल्ट देते हैं, ऑर्गेनिक आपको थोड़ा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड है कि कोई भी चीज़ अगर आप प्लांट बेस्ड लगा रहे हैं, ऑर्गेनिक लगा रहे हैं, तो उसका कोई हार्म नहीं है, और बाकी जो अगर आप केमिकल बेस्ड लगाते हैं तो उसका हार्म होता है। बट ऑर्गेनिक भी अब प्रोडक्ट्स क्या है कि वो लिख देते हैं ऑर्गेनिक। मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। हाँ अब मुझे तो पता नहीं है क्या ऑर्गेनिक क्या केमिकल, जी, तो किसी ने लिख दिया। हमारे देश में तो झूठ बोल के बेचना बहुत सामान्य बात है, मतलब कोई बिल्कुल, बुरा भी नहीं मानता है। नहीं मानता है। तो कैसे पता चले कि वाकई अगर ये लिखा ऑर्गेनिक क्रीम तो ये ऑर्गेनिक ही है? इसका कोई पैरामीटर है? वो तो टेस्ट ही नहीं होता, जब कोई क्रीम ही नहीं टेस्ट होता यहाँ तो। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि अधिकतर नहीं होती है, झूठ बोल अधिकतर के नहीं कुछ ही होती है। बेच दो इस देश में सब। तो ऑर्गेनिक में बस ये है कि ऑर्गेनिक की समझ आप ऑलमोस्ट हर किसी को ऑर्गेनिक, वो जो प्लांट बेस्ड टी ट्री, क्यूकम्बर, ग्रीन टी, ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जो प्लांट या सोर्स से निकले हों, जो आपको परेशानी नहीं देंगे, ऑर्गेनिक है, वो खेती से निकले हैं, वो यही तो होता है ऑर्गेनिक। तो जो वो पीछे पैकेजिंग पे लिखा है, अगर सिर्फ टॉप पे लिख के बाकी सारी चीजें केमिकल लग रही है, आपको साउंड हो रही है, पैच टेस्ट, तो पैच टेस्ट करो, क्योंकि वो फिर ऑर्गेनिक है ही नहीं ना। अब इससे मुझे याद आया, आपने कहा कि खेती से निकली, तो कुछ लोग अपने आंखों पे खीरा रख देते हैं, कुकुम्बर काट करके, कुछ लोग आलू रख देते हैं काट करके। उनका क्या फायदा होता है, क्यों रखते हैं लोग वो? बहुत अच्छा फायदा है। क्या? टमाटर लगा लो, हाँ, मतलब मैंने विटामिन सी, देखा, ऐड देखा मैंने ऐसा। खीरा लगा लो, क्या विटामिन होता है? सी, हाँ। आलू में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन है, विटामिन है, अच्छा। नेचुरल विटामिन है जो आप खा रहे थे, लगा रहे थे। ये सारी चीजें विटामिन के सोर्स के थ्रू डायरेक्ट आप लगा रहे हैं। और लगाने का तरीका होता है कि थोड़ा खीरा फ्रीजर के अंदर रख ठंडा लो, करके, हाँ। ठंडा करके लगाओ तो और जल्दी वो कामनेस देता है आंखों को। और जो पिगमेंटेशन हो रही थी हमारी पे, मेलानिन, अगर आप क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट्स लगाते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर विटामिन सी है, तो वो मेलानिन को डिफ्यूज करता है, तो अच्छा होता है। एक और इस पॉडकास्ट की शुरुआत जो है, एक और सवाल आ रहा है, मैं भूल जाऊंगा, आप पूछ लीजिए। कुछ लोग आजकल विटामिन ई के कैप्सूल्स आते हैं, वो फोड़ के वो भी लगा लेते हैं, वो क्या करता है? बहुत अच्छा होता है विटामिन ई। तो मैं तो खुद अगर मैं सर पे तेल लगा रही हूँ तो मैं विटामिन ई का कैप्सूल लगाती हूँ इसमें। क्यों, क्या होता है उससे? क्योंकि इससे एनरिचमेंट होती है, मतलब जो आपकी स्किन को अंदर से नहीं मिल रहा है सोर्स ऑफ सप्लीमेंट्स, वो आप ऊपर से दे रहे हो। एनरिचमेंट बोले तो वो हाइड्रेशन चाहिए, और वो आपको विटामिन ई भी एंटीऑक्सीडेंट होता है। अच्छा। कि आप कोई भी प्रोडक्ट के साथ मिला के लगा रहे हैं तो वो जो प्रोडक्ट का हार्म होने वाला था वो नहीं होगा। तो उसको खाने के बजाय स्किन पे लगाना, मतलब खाओगे तो और भी अच्छा है, टू बी ऑनेस्ट, खाओगे तो और अच्छा है, बट क्या डोसेज कितना करना है, फिर वही होता है ना कि लोग चाहते नहीं है इतना करना, तो लगा लो। मैं ये कह रहा था धर्मेंद्र जी आपसे कि आपने इस पॉडकास्ट की शुरुआत जो है वो हरियाणवी जो एक गाना था कल्लो करके, उससे शुरू किया था। इसके अंतिम पड़ाव पे हम आते हैं तो एक सीरीज आई है दुपहिया, आपने देखी है? देखी नहीं, सुना है बस थोड़ा। उसमें एक कैरेक्टर है निर्मल का, वो बेसिकली थोड़ी सांवली लड़की है,
जो गोरी होनी चाहती है, गांव की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी सीरीज है। तो वो गोरी होनी चाहती है, तो गोरा होना है उसको। वो जाती है अपने कस्बे में, मतलब गांव के आसपास जो कस्बा है उस पर, कि भाई हमको गोरा कर दो। तो वही जो झूठ बाजार जो है, हाँ हम आपको कर देंगे। तो वो बेचारी किसी तरीके से पैसा जुगाड़ करती है। पैसा जुगाड़ क्या करती है, जुगाड़ करने का तरीका आप देख लेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन लास्ट में जब उसको ये पता चलता है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है लोगों, गांव के लोगों को शिक्षित करती है। उनको जिनके वीज़ा नहीं लग रहे हैं, जिनको दुबई जाना है काम करने, तो उनको पढ़ाती है। तो उसको बाद में एहसास होता है कि मुझे गोरा होने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे लोगों को मतलब शिक्षित करना ज़रूरी है। तो वैसे ही जैसे प्रियंका है ना, प्रियंका भी ये चाह रही हैं कि यहाँ जो मेकअप का बाजार जो बिल्कुल चोर बाजार हो चुका है, उसको अच्छा करना। और ये नहीं कि महीने दिन में कोई ब्यूटी पार्लर खुले, वहाँ गए और वो थोपने वाली बात जो है वो हो जाए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जो काला है या जो सांवला है, उसको गोरा होने की ज़रूरत है या वो ठीक है? आप उसको क्या सजेस्ट करेंगी? इंडियन मेंटालिटी जो होती है उसको क्या सजेशन देंगी? मुझे तो लगता है मेरा उद्देश्य ही लोगों को सीख देना है, और ये एक बहुत अच्छा माध्यम है मैं जिसके थ्रू मेरा मैसेज पास ऑन करना चाहती हूँ। जो मैं इंस्टीट्यूट लेकर आई हूँ उसमें मैंने अपना नाम भी नहीं डाला। अच्छा। डाला ही नहीं, जबकि लोग मुझे जानते हैं मेरे एजुकेशन के बेसिस पे। मुझे अपना नाम नहीं बढ़ाना, मुझे इंडिया का विजन या इंडिया का स्टैंडर्ड इतना अपग्रेड करना है, इतना एजुकेट करना है व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी एंड मेकअप, कि ये काला, गोरा, इनसिक्योरिटी, बॉडी शेमिंग, जैसे कॉन्फिडेंस नहीं आता अपने बारे में, ये सारी चीज़ें दिमाग से निकालनी है। पता है क्यों? क्योंकि जब मैं अपने घर से निकलती हूँ, मेरी मम्मी के वो 2 शब्द होते हैं ना कि तू कर लेगी, वो दुनिया के 100 बोले हुए शब्द कि तू नहीं कर सकती, उसको बैलेंस करता है। तो अगर एक इंसान भी, मुझे पता है पूरी पब्लिक शायद मेरे से कन्विंस नहीं होगी कि गोरा काला मत करो, बट वो 2 लोग भी या एक इंसान भी उस पब्लिक से निकल गया और दूसरे इंसान को कॉन्फिडेंस दे दिया कि तू भाई सुंदर है, तू जैसा है, सुंदर तेरी बोली है, सुंदर तेरा मन है, सुंदर तू मेरे साथ है, तो तू ऐसे ही चल। तो ये है स्किन शेड। कोई काला गोरा, मैं तो बहुत बोल रही हूँ, बड़ा प्यारा मैसेज है इसके सीरीज के थ्रू और इवन यस पॉडकास्ट के थ्रू, कि उसको खुद ही वो नॉलेज आती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको गोल दिया हुआ है, उसको शिक्षित करना है। शिक्षित करने के लिए उस गुरु को चाहिए ही नहीं मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मेरी सिर्फ बोली है। मेरी बोली ऐसी होनी चाहिए कि मेरा आगे बैठा हुआ इंसान मेरे से इम्पैक्ट होके, मेरे से मोटिवेट होके, मेरे से नॉलेज गेन करके आगे जाए। अब हम इसको अंतिम पड़ाव पे आते हैं पॉडकास्ट के। आपसे कुछ फास्ट फॉरवर्ड राउंड में कुछ सवाल करेंगे। आप सिर्फ कोई एक कंपनी का नाम ले सकती हैं या डिस्क्लेमर के साथ आप कुछ भी बोल सकती हैं। बेस्ट सनस्क्रीन? बेस्ट सनस्क्रीन मेरे लिए डर्माको अभी बेस्ट ब्रांड है, अगर आप ब्रांड की बात करें, बट फिर बहुत सारे हैं। बट अगर आप बजट में बात करें तो एक डर्माको ब्रांड है जो बहुत अच्छा चल रहा है। इंग्रेडिएंट्स उसके बहुत अच्छे हैं, जो मैं पढ़ती रहती हूँ, टेस्टेड है, ट्रायल्ड है। तो इसके अंदर भी, बट सनस्क्रीन कौन से प्रकार की लगानी है हर इंसान को पता होना चाहिए अपना स्किन टाइप। तो अगर स्किन थोड़ी सी लेट्स से ऑयली है, जैसे मेरी जैसी है, तो मैं वो सनस्क्रीन लूँगी जिसके अंदर सिलिकॉन है, वो वाली जो मैट होती है, ताकि वो ऑयल को ब्लॉक कर दे। और जेल बेस्ड या हाइड्रेटिंग मैं तब लूँगी जब मेरी स्किन बहुत ड्राई है। तो अलग अलग प्रकार की सनस्क्रीन आती है और वो आप सर्च कर सकते हैं गूगल में कीवर्ड्स कि सनस्क्रीन डर्माको ड्राई स्किन, फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, तो वो प्रोडक्ट अपने आप दे देगा आपको। बेस्ट लिपस्टिक? जो मैंने लगाई हुई है रीकोड, क्योंकि रीकोड मेरा सच में बहुत पर्सनल ब्रांड है। और कुछ चीज़ें तो इतनी अच्छी है, और वो भी वो बजट में। वो ना क्या करता है कि जो सबसे अच्छे ब्रांड्स होते हैं, सबसे अच्छे शेड्स निकालते हैं, उनका ड्यूप निकाल देता है, ईजी कर देता है मार्केट के लिए कि भैया आपके पास बजट नहीं है तो मैं हूँ। ओके। तो ऐसे ही है, शेड्स बहुत पिगमेंटेड है। मैं कब से बोल रही हूँ, कब से पानी पी रही हूँ, अभी भी लगा। रीकोड, RECODE, रीकोड। क्योंकि हम लोगों को ब्रांड नहीं पता, फिर आप नाम बता दीजिए। रीकोड बहुत अच्छी लिपस्टिक है, बहुत सारे वेरिएशंस है, हाइड्रेटिंग है, मैट है, लड़कियां समझेगी अभी अलग अलग। बेस्ट फाउंडेशन? जीरो है। बेस्ट फाउंडेशन मेरे लिए हमेशा से था और शायद रहेगा मेकअप फॉरएवर।
बहुत लाइट वेटेड है, हाई एंड ब्रांड है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी ड्रग स्टोर में कि कोई ऐसे बता दूं, बट अगर आपको रिस्पेक्ट करनी है अपने खुद की स्किन की, हार्म नहीं करना चाहते, उसको छुपाना नहीं चाहते, पुट्टी नहीं करना चाहते, तो मेकअप फॉरएवर एक बहुत अच्छा ब्रांड है। उसमें भी HD फाउंडेशन आप खरीदेंगे तो बहुत अपनी सेकंड स्किन की तरह फील करेंगे, ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ पहना हुआ है। मेंस के लिए कोई बेस्ट क्रीम हो जो यूज करना चाहे? मेंस का कुछ है ही नहीं है, सिर्फ मार्केटिंग है, प्रोडक्ट का वो है। कुछ नहीं है फेयर एंड हैंडसम फिर जो आ रहा है सब खत्म नहीं, ऐसे ये ही। तो फेयर एंड हैंडसम तो मैं मतलब बहुत मेंस को खिलाफ- हैंडसम बनने का कोई हक नहीं है। अरे cream बिल्कुल की है, जगह। अरे आप वही चीजें आप खरीदेंगे। ये यूनिसेक्स है, प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स यूनिसेक्स है, स्किन एक तरीके से काम करती है। हाँ, जो स्कैल्प की स्किन होती है वो आदमियों की थोड़ी सी ज्यादा थिक होती है, औरतों की तो बस हेयर केयर के लिए थोड़ा सा केयरफुल। बेस्ट आईलाइनर? आईलाइनर तो काफी सारे हैं, डिपेंड्स अपॉन योर बजट। शैम्बोर है। आप क्या लगाएंगे? मैं आईलाइनर नहीं लगाती हूँ, मैं कोल पेंसिल लगाती हूँ, बट मैं फिर भी बताती हूँ, लैक्मे अच्छा है, मेबेलिन अच्छा है, शैम्बोर अच्छा है। ठीक है। एक और बड़ा ब्रांड फेमस है आजकल, नायका। हाँ बड़ा ब्रांड बहुत, बन गया, हाँ। एक स्टार्टअप था जी। और इतना बड़ा बन गया। उसके नायका प्रोडक्ट पहले वेंडर था, उसने हाँ। दूसरे प्रोडक्ट्स बेचे, हाँ। अच्छे रेट पे बेचे, एक्सेसिबिलिटी दी, प्रोडक्ट डिलीवरी अच्छी दी, एक्सपीरियंस अच्छा दिया कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को। अब उन्होंने अपना खुद का रेंज खोल दिया, और कौन अपने आप को नहीं बढ़ाता है, तो नायका ने अब अपने खुद के प्रोडक्ट करना शुरू करा। और नायका में भी डिपेंड करता है, उसके परफ्यूम्स बहुत अच्छे हैं, नायका के फाउंडेशंस भी अच्छे हैं, प्रोफेशनल मैं नहीं बोलूंगी, बट अगर आपको खुद के लिए लगाना है बजटेड अमाउंट में तो नायका अच्छा है। मेरा लास्ट है बेस्ट फेस पैक। बेस्ट फेस पैक, फेस पैक जैसे मैंने पहले भी बोला, O3+, ये डी टैनिंग के लिए काम करता है, हाइड्रेशन के लिए, तो डिपेंड करता है कि कौन सा फेस पैक लगाना है, इशू क्या है। लेट्स गो बैक टू द कंसेप्ट कि इशू क्या है, फिर आप फेस पैक खरीदिए। बट ब्रांड की बात करें तो O3+ अच्छा ब्रांड है। एक बस लास्ट क्वेश्चन मेरा भी, स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए, किसी का क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, किसी का मेल फीमेल किसी का भी? स्किन केयर रूटीन में अगर आप जा रहे हैं तो अभी मैं थोड़ा समझा देती हूँ। AM PM, अच्छा। सुबह का भी स्किन केयर करना है, अगर आप कर रहे हैं तो रात को भी करना ही करना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ स्किन केयर सुबह में कर रहे हैं तो वो और डिमांड करती है, तूने मुझे साफ करा है ना, अब तो कुछ लगा उसके ऊपर। अच्छा। अब तूने कुछ लगाया है तो वो थोड़ी वीक पड़ गई, अब तू सन में जाएगी तो सनस्क्रीन भी लगा। अब तूने सनस्क्रीन लगाई है तो मॉलिक्यूल्स बहुत हैवी हो गए, रात को उसको उतार, फिर उतारने के बाद कुछ ऐसा ट्रीटमेंट कर जो रात को मैं हील हो जाऊं। तो ये होता है AM और PM। तो बेसिकली CTM इसका नाम होता है, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। टोनर का काम होता है एक स्किन का pH बैलेंस करना। pH क्या होता है, हम हर किसी का भी एक अलग अलग pH होगा, किसी का ऑयल ज़्यादा होगा, किसी के ड्राइनेस ज़्यादा होगा, किसी का बैलेंस होगा। जिसका बैलेंस होता है ना स्वेट और ऑयल का, क्योंकि पोर का साइज इतना है कि ना ज़्यादा कुछ आ रहा है ना कम कुछ आ रहा है, उसका बोलते हैं pH बैलेंस्ड, जो होता है 5.5। आजकल चल भी रहा है pH बैलेंस फॉर्मूला करके आता है। हाँ, यही तो नॉर्मल स्किन क्या होती है, जिसके पोर्स ना ज़्यादा बड़े हैं ना छोटे हैं, वो ब्लेस्ड है बैलेंस्ड pH के साथ। आप मत लगाइए टोनर, ज़्यादा स्किन केयर भी नहीं करोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम आती है जिनकी स्किन ज़्यादा ऑयली है, ज़्यादा ड्राई है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तब आता है कि टोनर आपको लगाना है। क्यों? टोनर उसी pH को जो डिसबैलेंस्ड है वो बैलेंस कर देता है। तो सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है। फेस वॉश क्या करता है, नेचुरल हाइड्रेशन भी निकाल देता है, डेड स्किन सेल्स निकालता है, तो वो इतना खाली हो जाता है, स्किन इतना बेर हो जाता है कि आपको pH लगाना पड़ता है। साबुन की टिक्की ना यूज करे प्लीज। अच्छा, मुंह धोने के लिए? फेस वॉश के लिए नहीं, या बहुत तो सब वैसे ही धो देते हैं साबुनों से, मुंह लोग धो लेते हैं अपना। अब आप लोग आदी हो गए हैं, वही है ना कि आदी भी हो जाती है। हमारी स्किन ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, डिमांडिंग नहीं है, वही मैं कह रही हूँ। उन्होंने बता ही दिया कि मेंस के लिए कुछ नहीं है। नहीं, या तो करो या मत करो। मैं अगर नहीं भी करूंगी ना तो बहुत टाइम तक शायद प्रॉब्लम्स चलेंगे, बट अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा है, मेरी मम्मी ने कभी कुछ नहीं लगाया, सही चल रही है मेरे से, शुरुआत हम लोगों बहुत ने यही खूबसूरत सीख किया skin था है। कि हमारी दादी नानी तो कुछ नहीं लगाती थी, फिर भी सही बात है। तो अगर करना है तो पूरे इसके अंदर एकदम झोंक के करो, और नहीं करना है तो कुछ मत करो, चलेगा उससे। बहुत अच्छा लगा प्रियंका आपसे बात Thank करके, you, बहुत ही आपसे अच्छा। भी। बहुत अच्छा लगा प्रियंका, आपने टाइम दिया, हमसे बात की, और फिर और कुछ सवाल हम लोग सोचेंगे, उसके बाद आपसे फिर बात करेंगे, कभी आएंगे तो। जरूर। और जो कमेंट्स आएंगे उस पर आप जवाब भी दे सकती हैं लोगों को। थैंक यू आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे एक्सेस दिया। मुझे लगता नहीं है मैं ऐसे कहीं उठ के चली जाती, मैं बहुत पिकी हूँ।
मैं बहुत पिकी हूँ और आप दोनों मेरे दोनों ही बहुत फेवरेट है। मुझे लगता है आपका मिशन और विजन ही ऐसा है कि आपसे और लोग कनेक्ट होना चाहेंगे और आगे बढ़ेंगे, सब मिलके आगे बढ़ेंगे। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए भी। और जिस तरीके से आप बात करते हैं, जितना कंफर्टेबल करते हैं आप दूसरे इंसान को, और जो फालतू की बात नहीं है यहाँ मुद्दे की बात है, वो चीजें जो मुद्दे मतलब actually- दर्शकों को समझने के लिए, समझने ज्ञान के मिले लिए। यहाँ पे। जब आपने मुझे फोन किया था, आपने क्या बताया था? हमारे कस्टमर्स को हमें समझाना है, अवेयरनेस देनी है। दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज अवेयरनेस। इसीलिए मैं यहाँ हूँ शायद। और वो इंसान जो आगे जाके अवेयरनेस फैलाना चाहता है वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, वो मोस्ट वेलकम है। ज़रूर आइए यहाँ पे, इनका शो देखिए। थैंक यू प्रियंका, आपके फीडबैक के लिए। बहुत अच्छा फीडबैक दिया। और हम भी चाहते हैं कि जो आप एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रही हैं, आपका वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। आप लोगों को, आप भी गाइड करें, लोगों को समझाएं, नॉलेज दें, जैसी बात है। तो हमारी विशेष आपकी तरफ के हैं। और मेरी लास्ट में रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे वीडियोस को देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सजेशंस ज़रूर दें, क्योंकि सजेशंस ही हमेशा इम्प्रूवमेंट का रास्ता दिखाते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रियंका। धन्यवाद।